नमस्कार दोस्तों। राघव फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। हमारी सीरीज PYQ सेकंड ग्रेड फिजिक्स क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। कल स्टूडियो में लाइट चले जाने की वजह से हमारा टॉपिक अधूरा रह गया था, तो आज हम मोशन इन प्लेन और फ्रिक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस जो पिछले गत वर्षों में लैब असिस्टेंट और सेकंड ग्रेड में आए हैं उन्हें हम कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। आपके सामने पहला क्वेश्चन है RPSC सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2011 में। कल हम इसी क्वेश्चन को पढ़कर हमने काफ़ी डिस्कस किया था और काफ़ी कॉन्सेप्ट आपको बताया था। आपको उसमें वेट, नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, इनके बारे में आपको जानकारी दी थी और यकीनन आपको पसंद भी आई होगी। आज हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं और पूरे आनंद के साथ इनको सोल्व करते हैं। आप इसी तरह से लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर आपको मिलेगी। पहला क्वेश्चन है 2 × 10⁴ न्यूटन बल से खींचने पर किसी गाड़ी का वेग 50 मीटर की दूरी पार करने पर 9 मीटर सेकंड से 12 मीटर पर सेकंड हो जाता है। पहली लाइन में बहुत कुछ जानकारी हमें इसमें दी गई है। पहली जानकारी ये दी गई है कि ये बाह्य बल है, एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है, जो बॉडी को आगे की तरफ खींच रहा है। दूसरी जानकारी हमें दी है कि 50 मीटर की डिस्टेंस, ऐसे लिख देते हैं, 50 मीटर की डिस्टेंस जब चलता है तो उसकी वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकंड से बदलकर 12 मीटर पर सेकंड हो जाती है। इनिशियल वेलोसिटी को हम u से लिखते हैं और फाइनल वेलोसिटी को हम v से लिखते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकंड और फाइनल वेलोसिटी आपकी 12 मीटर पर सेकंड है। ओके। और इस काल में सड़क और पहियों के लिए गति घर्षण गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक फ्रिक्शन, 0.137 है, 0.137 है। आपसे गाड़ी का भार पूछा है, भार मतलब वेट, और वेट का फॉर्मूला आपको पता है mg। आपको mg निकालना है और अच्छी बात यह है कि g हमें 10 दे दिया, तो कुल मिलाकर आपको इस सवाल में m के बारे में चर्चा करनी है। यदि आप m निकाल लेते हैं तो सवाल कंप्लीट है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसमें FBD बनाएंगे। ये रोड है, ये रोड के ऊपर हमने गाड़ी बना दी। सबसे पहले देखिए रोड में गाड़ी में मास है m है, तो नीचे की तरफ इस पर वेट लगेगा, भार लगेगा mg, ये लगेगा ही। आपको ध्यान रखना है कि यदि किसी भी बॉडी में मास है तो वेट जरूर होगा और उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ ही बनानी है। नंबर 2, यहां पर ऑब्जेक्ट और रोड एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था यदि दो बॉडी एक दूसरे को टच करती है तो उनके बीच में नॉर्मल फोर्स लगता है, अभिलंब बल लगता है, और उसकी डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो यदि मैं इस रोड के परपेंडिकुलर खींचता हूं तो ये ऊपर की तरफ आपका फोर्स जाएगा N, जिसे आप अभिलंब प्रतिक्रिया बल, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहते हैं। इसे मैं N से लिख रहा हूं। mg नीचे की तरफ है, N ऊपर की तरफ है। अब क्या है, इस बॉडी पर एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है और इस एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू आपको दे रखी है 2 × 10⁴, और इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से आपकी ये बॉडी इस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में a एक्सेलरेशन से जा रही है, ठीक है। जब ये बॉडी मोशन कर रही है तो रोड और बॉडी के बीच में फ्रिक्शन होता है और अपोजिट डायरेक्शन में आपके फ्रिक्शन लगता है, डायनामिक फ्रिक्शन लगता है, जिसको मैं FK से लिख रहा हूं, ठीक है। आपको ये समझ में आ गई होगी FBD। इस बॉडी पर इस समय 4 फोर्स लग रहे हैं। FBD का मतलब आप बॉडी पर जितने फोर्स लग रहे हैं उन्हें डायरेक्शन के साथ बनाइए। आप इसमें देखेंगे 4 फोर्स लग रहे हैं। पहला फोर्स लग रहा है mg,
मास के कारण नीचे की तरफ लगेगा सब, और एक लगेगा एन, अभिलंब प्रतिक्रिया बल, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, वो रोड और बॉडी के कांटेक्ट में आने की वजह से लगेगा, और ये सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। तो यहां पर हमने परपेंडिकुलर एन बना दिया। नंबर 3, एक्सटर्नल फोर्स है, उसी की वजह से बॉडी गति कर रही है, मोशन कर रही है, वो हमने राइट साइड में ले लिया। तो एक चीज ध्यान रखनी है कि जिधर बॉडी मोशन कर रही है उधर ही बॉडी का एक्सेलरेशन होता है, त्वरण होता है। तो मैंने ए को भी राइट साइड में ले लिया। जब बॉडी राइट साइड में जाएगी तब रोड और बॉडी के बीच में फ्रिक्शन लगेगा, जो लेफ्ट साइड में लगेगा, क्योंकि वो अपोज कर रहा है बॉडी के मोशन का। तो ये एफबीडी आपके समझ में आ गई होगी। अब जब एफबीडी आपने बना ली तो आप एक चीज कह रहे हो कि जो ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, वो केवल राइट साइड में मोशन कर रही है, ऊपर या नीचे की तरफ मोशन नहीं कर रही है। तो इस कंडीशन में ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है एन, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वेट एम जी, ये दोनों बराबर होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि बॉडी ना तो ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, वो सिर्फ राइट साइड में शिफ्ट हो रही है। तो इसका मतलब बॉडी ऊपर नहीं जा रही, नीचे नहीं जा रही, तो ऊपर और नीचे का फोर्स बराबर होना चाहिए। तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी वो N इक्वल टू एम जी बनेगी, N इक्वल टू एम जी बनेगी। अच्छे से प्यार से सोचे, समझ में आएगा बिल्कुल आसान से कि N इक्वल टू एम जी। क्यों? क्योंकि बॉडी ना तो ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। ऊपर जा रही होती तो फिर N बड़ा होता, और नीचे जा रही होती तो एम जी की तरफ हमें लेना पड़ता। ठीक है, अब क्या मैं एफ और एफ के को बराबर लिख सकता हूं? नहीं, अब यहां बराबर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बॉडी राइट साइड में शिफ्ट हो रही है, राइट साइड में जा रही है। तो ऐसी स्थिति में एफ और एफ के बराबर नहीं है। जो एक्सटर्नल फोर्स है, बाह्य बल है, वो आपके फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर नहीं होगा। यदि ये बराबर हो गया तो बॉडी रुक जाती। ठीक है, तो ये किधर जाएगी? कैपिटल एफ की तरफ। तो ऐसी स्थिति में आपको एफ नेट निकालना पड़ेगा, यानी कि परिणामी बल क्या रहेगा। तो सीधी सी बात है, बड़े फोर्स में से आपको छोटे फोर्स को घटा देना है। तो दूसरी इक्वेशन आपने लिखी एफ नेट एफ माइनस एफ के। अच्छे से समझे कि ये क्यों लिखा, क्योंकि बॉडी आपकी राइट साइड में जा रही है, और राइट साइड में जा रही है तो कैपिटल एफ बड़ा है और एफ के उसको रोक रहा है। तो बॉडी कैपिटल एफ से भी नहीं जा रही और बॉडी एफ के से भी नहीं जा रही, तो वो किससे जा रही है? एफ माइनस एफ के। जैसे आप समझिए, इधर आप 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, इधर 40 न्यूटन का जा रहा है, तो बॉडी क्या 100 से जा रही है? क्या नहीं, बॉडी 100 माइनस 40 60 न्यूटन के फोर्स से जा रही है। ठीक है, अब एफ नेट की वैल्यू आप क्या लिखते हैं? एम ए। एफ आपको दे रखा है, एक्सटर्नल फोर्स है, बाद में रखेंगे इसकी वैल्यू। और फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला म्यू के एन, ये कल की क्लास में मैंने आपको समझाया था। फ्रिक्शनल फोर्स का जो फॉर्मूला है म्यू के एन, एम ए एफ माइनस म्यू के एन की जगह एम जी। अब आप कहोगे एन की जगह एम जी क्यों? इक्वेशन 1 हमने ऑलरेडी यहां किया है कि एन और एम जी इक्वल है। एन और एम जी हमेशा इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है, इस क्वेश्चन में एन और एम जी इक्वल है। ठीक है, प्लेन सरफेस पर एन और एम जी हमेशा इक्वल होंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? एम वाले को एक तरफ ले लेंगे, तो एम ए प्लस म्यू के एम जी, नॉर्मल मैथ और कुछ नहीं, एम कॉमन, ए प्लस म्यू के जी इक्वल टू एफ। और मुझे एम निकालना है, तो एम इक्वल टू एफ अपॉन ए प्लस म्यू के जी। ठीक है, नॉर्मल, कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं, सिंपल मैथमेटिक्स। एफ नेट की जगह एम ए, एफ के का फॉर्मूला म्यू के एन, एन की वैल्यू एम जी, इक्वेशन 1 में से लिखी है हमने। एम को एक तरफ लिया, एम कॉमन लिया, हमें एम ही निकालना है। अब आप देखिए आपके पास क्या क्या है। क्या आपके पास कैपिटल एफ है? बिल्कुल है। क्या आपके पास जी है? बिल्कुल है, 10 दे रखा है। क्या आपके पास म्यू के है? बिल्कुल है। मेरे पास ए नहीं है, मेरे पास ए नहीं है।
तो ए को निकालने के लिए सवाल वाले ने सवाल में हमें यू वी और एस दे दिया। जब आप थोड़ा सा जोर दे के सोचेंगे यू वी एस, तो आपको एक इक्वेशन दिमाग में आ जाएगी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यू वी एस, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और इसमें मुझे ए की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो वैल्यू भर दीजिए। तो वी की वैल्यू कितनी है? 12। फाइनल वेलोसिटी 12 का स्क्वायर 144। यू की वैल्यू कितनी है? 9। 9 का स्क्वायर 81। 2 ए की वैल्यू मुझे निकालनी है, और एस मेरे पास कितना है? 50। 81 को इधर ले जाएंगे तो 144 माइनस 81, ये 100 है। 144 में से 81 जाएगा तो 63 इक्वल टू 100 है। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 63 अपॉन 100, 0.63 यूनिट मीटर सेकेंड माइनस 2। ठीक है, कोई इसमें बड़ा नहीं है, सिंपल सा कैलकुलेशन है मैथ का। वी यू और एस की वैल्यू रखकर कैलकुलेट किया है हमने। ठीक है, अब ये वैल्यू हमें किस में रखनी है? इक्वेशन 2 में। अगेन कैलकुलेशन, एफ की वैल्यू मेरे पास है 2 इंटू 10 की पावर 4। कैलकुलेशन हम थोड़ा तेज ले लेते हैं। 2 इंटू 10 की पावर 4, ए 0.63, म्यू के आपको दे रखा है 0.137, और जी मुझे दे रखा है 10। कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट लेते हैं। 2 इंटू 10 की पावर 4, 0.63, 1.37। ठीक है, मैं ये डायग्राम मिटान देता हूं। ठीक है, तो कैलकुलेशन करते हैं तो m की वैल्यू आपकी आएगी 2 इंटू 10 की पावर 4, और नीचे 0.63 1.37 जोड़ते हैं तो 2 ही आ जाएगा। 2 से 2 कट गया, 10 की पावर 4। ये आपका m आ गया 10 की पावर 4। हमसे पूछा है वेट, और वेट का फॉर्मूला मैंने शुरू में ही लिख दिया था mg। वेट पूछा है, वेट का फॉर्मूला mg, और मुझे m ही निकालना था, और m हमने निकाल लिया। m हमने निकाल लिया। ठीक है, तो वैल्यू रख दीजिए भाई m की। तो m की वैल्यू 10 की पावर 4, जी हो गया 10, तो ये हो गया 10 की पावर 5। 10 की पावर 5 मतलब 10,000 बी यूनिट न्यूटन। ठीक है, तो बहुत ही शानदार सवाल था। बहुत सारी चीजें इसको सीखने को मिली, एफबीडी बनाने को सीखने को मिला। एम के कारण एम जी, कॉन्टैक्ट के कारण नॉर्मल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, पीछे आपके फ्रिक्शन। एन इक्वल टू एम जी इसलिए क्या? क्योंकि बॉडी अप साइड एंड डाउन साइड मोशन नहीं कर रही है, तो दोनों फोर्स इक्वल होंगे, इक्वलिब्रियम में होंगे। एप नेट का कॉन्सेप्ट, बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स, कैलकुलेट किया। एप के की वैल्यू म्यू के एन है, एन की वैल्यू एम जी है। फिर हमने यू वी एस की मदद से ए निकाला। बहुत सारे फॉर्मूले इसमें यूज हुए हैं। तो बहुत ही शानदार सवाल था, बहुत मजा आया पढ़ाने में, और यकीनन आपको भी मजा आया होगा। यदि इस सवाल को आपने ढंग से देखा तो इसमें कई सवाल छुपे हुए हैं। आपको इसमें फ्रिक्शन का फॉर्मूला आ गया है, एप नेट निकालना आ गया है, थर्ड इक्वेशन यूज की गई है, बहुत सारे इसमें सवाल है। एप इक्वल टू एम ए यूज किया है। तो यदि आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो इसको 2-3 बार आप चला के देखें और समझे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये आपके लिफ्ट का क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो लिफ्ट के क्वेश्चन में मैं इसमें बता रहा था कि लिफ्ट जब मोशन करती है, लिफ्ट जब मोशन करती है तो उसके अंदर जो बॉडी होती है, उस बॉडी का जो वेट होता है वो उसको बदला हुआ महसूस हो सकता है, अलग महसूस हो सकता है। उसको हम अपेरेंट फोर्स या आभासी बल कहते हैं। लेकिन वो कब महसूस होगा बदला हुआ, वो इंपॉर्टेंट बात है। वो तब महसूस होगा जब लिफ्ट एक्सेलरेशन के साथ मोशन करे, त्वरण के साथ मोशन करे। त्वरण के साथ वो ऊपर की तरफ जाए या त्वरण के साथ नीचे की तरफ आए। त्वरण का मतलब या तो जैसे जैसे ऊपर जा रही है उसकी स्पीड बढ़ती जाए, या नीचे आ रही है तो स्पीड बढ़ती जाए या घटती जाए, कुछ भी हो, वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सेलरेशन आता है। तो जब लिफ्ट में कोई बॉडी होती है और लिफ्ट जब ऊपर की तरफ जाती है, नीचे की तरफ जाती है, और उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, तो उसमें एक्सेलरेशन होता है। और उस एक्सेलरेशन के कारण
बॉडी का जो वेट है, वेट बोल रहा हूँ, मास नहीं बोल रहा हूँ, मास कांस्टेंट रहता है, वेट चेंज होता है, और उस वेट को हम अपेरेंट वेट या फोर्स के फॉर्म में देखें तो अपेरेंट फोर्स कहते हैं। अपेरेंट फोर्स का फॉर्मूला mg प्लस एम भी होता है और mg माइनस एम भी होता है। mg प्लस एम कब होता है? जब लिफ्ट a एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जाती है, और mg माइनस एम कब होता है? जब लिफ्ट a एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आती है। वापिस से रिपीट कर रहा हूं, यदि लिफ्ट a एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रही है, a त्वरण से ऊपर की तरफ जा रही है, तो mg प्लस एम होगा, और a एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है तो mg माइनस ए होगा। अब सीधी सी बात है, mg में प्लस एम जुड़ा है तो ये अपेरेंट फोर्स बढ़ा है, तो उस स्थिति में हमें हमारा फोर्स, हमारा वेट ज्यादा महसूस होगा। हमारा जितना भी वेट है उससे थोड़ा ज्यादा हमें महसूस होगा। इसी तरह नीचे आ रही है तो हमें हमारा वेट कम महसूस होगा। इस चीज को ध्यान रखना है। सिंपल सा एक लॉजिक याद रखिए कि हमारे नंबर प्लस होंगे तो हमारी रैंक ऊपर जाएगी, हमारी रैंक ऊपर जा रही है तो कुछ नंबर प्लस हो रहे हैं, तो इसी तरह लिफ्ट ऊपर जा रही है तो उसमें MA प्लस हो रहा है। इसी तरह हमारी रैंक नीचे जा रही है तो कुछ घटेगा, तो जब लिफ्ट नीचे जाएगी तो MA घटेगा, MA ही जुड़ेगा, MA ही घटेगा। और mg आपका एक्चुअल फोर्स होता है, mg आपका वास्तविक बल होता है। तो इस सवाल में आपसे आभासी बल ही पूछा है। अब इसमें आप देखिए, थोड़ा सवाल में ये कहा है ऊपर की ओर जा रही है, ऊपर की ओर बढ़ रही है, तो ऊपर की ओर बढ़ रही है तो मुझे mg प्लस एम ए, एम कॉमन ले लिया, g प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, तो हम अब इसमें वैल्यू रख देते हैं। तो m की वैल्यू हमें दी गई है 50 किलो, g मुझे 10 लेना है, 10 ही दिया है, और a की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन आखिरी शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, धीमा, स्लोइंग डाउन, स्लो डाउन, धीमा। तो धीमा हो गया मतलब रिटार्डेशन है, मंदन है। धीमा हो गया, वेग घट गया तो ए प्लस में नहीं आएगा, माइनस में आएगा। रिटार्डेशन है, वेलोसिटी घट रही है, माइनस में आएगा। रिटार्डेशन, वेलोसिटी घटने पर तो ए यहां पर माइनस में आएगा। तो यहां पर ए की वैल्यू आपको -2 लिखनी है, ए की वैल्यू -2 लिखनी है। समझ में आ गया? धीमा शब्द इंपॉर्टेंट है। तो 10 में से 2 गया तो आपके 8 आ गया, 50 8 400 न्यूटन। ठीक है, तो ये अपेरेंट फोर्स आ गया, वेट आ गया। लेकिन हमें वजन किलो में निकालना है, तो किलो में निकालना है तो सीधी सी बात है, ये mg है, तो m निकालने के लिए आपको इस फोर्स में g का भाग देना है। तो फोर्स आपका 400, g आपका 10, जीरो ने जीरो को मारा, तो 40 किलो आपका फोर्स होगा। यानी जो व्यक्ति 50 किलो का है वो 40 किलो का फील करेगा। मतलब यदि वो अपना वजन तुलता है लिफ्ट में तो उसको 40 किलो ही वजन आएगा उसका। ठीक है, तो इसका कारण ए की वजह से है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। एक चीज और ध्यान रखना है कि यदि लिफ्ट ऊपर जा रही है, वेलोसिटी सेम है, तो फिर अपेरेंट फोर्स और एक्चुअल फोर्स सेम होगा। वास्तविक भार और आभासी भार समान ही आएगा। वेलोसिटी सेम है, क्योंकि वेलोसिटी सेम है तो एक्सेलरेशन आएगा ही नहीं। अब देखो, इस सवाल को आरपीएससी अलग तरीके से भी पूछ सकती है। जैसे मान लीजिए एक डोरी है, डोरी पर कोई बंदर है और बंदर ऊपर चढ़ रहा है और उसमें ए एक्सेलरेशन है, ए एक्सेलरेशन है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि डोरी में टेंशन क्या होगा। तो सेम क्वेश्चन है, यदि बंदर ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो T = mg प्लस एम ए। सेम सेम, कुछ भी नहीं है। फिजिक्स बहुत आसान है। समस्या यह है कि फिजिक्स को रटने की कोशिश करते हैं, फिजिक्स को समझने की कोशिश करे, फील करे, तो बहुत आसान है। तो यदि बंदर डोरी को पकड़ के ऊपर चलेगा, तो मैंने टी क्यों लिखा, कल की क्लास में बताया था, डोरी, धागा, तार, इनमें टेंशन लगता है, खिंच जाता है वो। तो बंदर ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो जो डोरी पे टेंशन लगेगा वो mg प्लस एम ए होगा। एक्चुअल तो mg है क्योंकि बंदर का मास तो m ही है, लेकिन चूंकि वो ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है mg प्लस एम ए, और यदि वो ए एक्सेलरेशन से नीचे आ जाता तो कॉमन सेंस है mg माइनस एम ए। वही लिफ्ट वाला है, कोई ज्यादा दिमाग नहीं है। फिजिक्स बस एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है। बस आप क्या है, रटते हैं बच्चे कि साहब बंदर चढ़ रहा है तो mg प्लस एम ए, लिफ्ट mg प्लस एम ए। अरे भैया, कॉन्सेप्ट है कि यदि एक्सेलरेशन के साथ कोई भी बॉडी जा रही है तो वो ma देगी सामने वाली बॉडी को।
तो नतीजा फोर्स बढ़ेगा। समझ में आ गया? तो ये सवाल यदि मान लो दे देता आरपीएससी तो कोई दिक्कत नहीं है, लिफ्ट में दे दो, हम चोर चोरी कर रहा है डोरी बांध के, तो वो चोरी करवा दो तो डोरी टूट जाएगी। ठीक है, यदि mg+ma/t से ज्यादा हो गया तो डोरी टूट जाएगी। तो मुझे उम्मीद है सवाल पढ़ने में आपको मजा आया होगा, और आनंद के साथ पढ़िए, अपने दोस्तों से कहिए कि राघव फिजिक्स क्लास में बढ़िया सवाल कराए जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट के साथ कराए जा रहे हैं। और आपके एग्जाम है तब तक 15-20 दिन है, आप बिल्कुल सारे वीडियो देखिए, बार बार देखिए, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। और एक बार अभी परीक्षा के टाइम भी यदि आप कॉन्सेप्ट यदि दिमाग में रहते हैं, फॉर्मूले दिमाग में रहते हैं, तो आपको सफलता मिल सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? सत्य नहीं है, सॉरी, सत्य नहीं है पूछा है। तो क्या क्या बात सत्य नहीं है? घर्षण से वस्तुएं मंद होती है, बिल्कुल धीमी हो जाती है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लगता है इसलिए। घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न करती है, बिल्कुल घर्षण से रगड़ लगती है, और इंटरनल एनर्जी कन्वर्ट होके हीट में चली जाती है। घर्षण गतिमान वस्तुओं को रोक सकता है, रोकेगा ही ये तो। घर्षण बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है, RDD बिल्कुल कैसे नहीं है, हमारी उपयोगी नहीं है साहब। हम जो रोड पे चलते हैं, हमारी गाड़ियां चलती है, ये सब फ्रिक्शन की वजह से। यदि फ्रिक्शन नहीं हो तो आप एक कदम आगे नहीं सरक सकते, आप एक कदम आगे नहीं सरक सकते। यदि कभी आप आइस पर फंस जाए और खड़े हो जाए, क्योंकि आइस पे फ्रिक्शन नेगलेबल होता है, आप एक कदम भी चलाएंगे तो गिर जाएंगे। तो फिर उससे बाहर कैसे निकलेंगे? एक्शन रिएक्शन, आपको जोर से खांसना है, आप जैसे जोर से खांसेंगे तो एक्शन लगेगा, रिएक्शन लगेगा, और आप पीछे की तरफ स्लिप होना शुरू होंगे, और आप आइस से बिल्कुल बाहर आ जाएंगे। ग्लेशियर में आप फंस जाए और बिल्कुल खड़े हो जाए, तो वहां पर यदि बिल्कुल चिकना है तो फ्रिक्शन है ही नहीं, तो आप चल ही नहीं सकते। तो वहां से निकलने का वो एक मैंने बताया कि एक्शन रिएक्शन लो कैसे काम करता है। फिजिक्स तो बहुत इंटरेस्टिंग है, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दिए जाते हैं कि आप उम्मीद नहीं करते कि हाँ ऐसा होता है। अब चूंकि ये तो हमारी PYQ क्लासेज है, कभी हम डिटेल्स क्लासेज में बात करेंगे तो हमें बहुत इंटरेस्टिंग आपको किस्से और ऐसे एग्जाम्पल देंगे कि आपको मजा आएगा। तो ये तो बहुत ईजी के है, जिसके भी आया है तो उसने तो आनंद लिया होगा, क्योंकि इस सवाल को भी यदि वो गलत कर रहा है तो फिर क्या कहें, वो कैसा टीचर बनेगा, मुझे सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट 2013 सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया है, एक ग्राफ दिया है 5 kg यानी कि m मिल गया, एक वस्तु x अक्ष के अनुदिश चल सकती है, इस पर धनात्मक x अक्ष की दिशा में एक बल लग रहा है। काम की बात यह है कि वस्तु भी x अक्ष पे चल रही है और बल भी x अक्ष पर ही लग रहा है। ठीक है साहब, तो सीधी सी बात है, वेलोसिटी बढ़ेगी। ओके, ऐप का t समय के ग्राफ दिया गया है। अच्छा, ये ग्राफ दिया है तो इस ग्राफ को समझिए, ग्राफ नीचे से ऊपर गया है, फिर ऊपर से नीचे आया, यानी शुरू में फोर्स बढ़ाया और फिर फोर्स घटाया है। ये 1 सेकंड है और ये 3 सेकंड है। ओके, फिर क्या पूछ रहा है? वस्तु के वेग में परिवर्तन पूछ रहा है, वस्तु के वेग में परिवर्तन पूछ रहा है। ठीक है, अब एफ से वी का जोड़ा कहाँ निकलेगा? तो एफ से वी का जोड़ा पी से निकलेगा, dp/dt। दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। और P से निकलेगा mv। एफ का जोड़ा है dp/dt, सेकेंड लॉ। तो किसी भी बॉडी में जब फोर्स लगता है तो मोमेंटम चेंज होता है, किसी भी बॉडी में फोर्स लगता है तो मोमेंटम चेंज होता है, बल लगता है तो संवेग चेंज होता है, या उल्टा बोल लीजिए, संवेग चेंज करना है तो बल लगाना ही पड़ेगा। संवेग लगाना है, संवेग में परिवर्तन करना है तो बल लगाना ही पड़ेगा। तो F = dp/dt हो जाएगा। ठीक है, अब dp/dt, तो P का फॉर्मूला क्या बताया आपने? mv। P का फॉर्मूला बता दिया mv। ओके, लेकिन आपको वैल्यू नहीं दे रखा है, ग्राफ दे रखा है। ओके ओके, तो यहां से आप देखिए कि dp की वैल्यू क्या आ जाएगी? f dt। ओके, तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी? इंटीग्रेशन ऑफ f dt। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी कैसे आया? डी का मतलब डिफरेंशियल होता है, डिफरेंशियल हटाना है तो इंटीग्रेशन करना है, तो एफ डी टी आ गया। अब ग्राफ में इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया। कोई भी ऐसा फॉर्मूला जो इंटीग्रेशन में लिखा गया है वो ग्राफ का एरिया शो करता है। तो एफ और टी के बीच में जो ग्राफ बना है उसका एरिया निकाल लीजिए, वो पी को बताएगा। वो किसको बताएगा? पी को बताएगा। ठीक है, आगे बात समझ में?
वो पी को बता देगा आपका। ठीक, या आप एक काम कीजिए, यहां पर भी डीपी पर भी इंटीग्रेशन लगा दीजिए। ठीक है, और इस पे लिमिट डाल दो यू से वी, P1 से P2। नहीं तो आप तो इतना मत सोचिए, आपको तो एरिया निकालना है। अब आपको इसका एरिया निकालना है तो ये ट्राइंगल दिख रहा है, त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल मुझे बता देंगे, और डीपी का मतलब हो गया P2 माइनस P1। तो एरिया मुझे बता दीजिए, तो त्रिभुज का एरिया, ट्राइंगल का एरिया 1/2, आधार कितना हो गया 1 से 3 2, और ऊंचाई देखिए कितनी दे रखी है, ये 4 लिखा हुआ भैया 4, तो 2 ने 2 को मार दिया, तो P2 माइनस P1 4 हो गया। तो P2 का मतलब हो गया mv2 और P1 का मतलब हो गया mv1, क्योंकि मास थोड़ी चेंज होगा, बॉडी चल रही है तो मास कांस्टेंट है। और इधर आपके आ गया 4, m कॉमन आ गया, v2 माइनस v1 आ गया, इक्वल टू आ गया 4। m की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 किलो, तो m की जगह आप लिख दीजिए 5। तो 5 v2 माइनस v1 इक्वल टू 4, v2 माइनस v1 इक्वल टू 4/5, 0.8 मीटर पर सेकंड ये वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो इस सवाल में आपको दो बातें याद रखनी है। पहली बात, मोमेंटम चेंज होगा तो एप चाहिए, तो एप का फॉर्मूला dp/dt, ये सेकंड लॉ है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया ये P इक्वल टू एम वी, ये फॉर्मूला होता है m और v के बीच में। ठीक है, फिर मैंने क्या किया भाई, dt को इधर भेज दिया, dt को इधर भेज दिया, तो dp इक्वल टू एफ dt हो गया। और इस d को हटाने के लिए, d मतलब डिफरेंशियल है, डिफरेंशियल को हटाने के लिए दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे। तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन dp इंटीग्रेशन एफ dt। अब इंटीग्रेशन है, अच्छी बात है इंटीग्रेशन करें, लेकिन यदि मुझे इंटीग्रेशन की इक्वेशन ना देकर यदि ग्राफ दिया है, तो ग्राफ में इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? तो ग्राफ में इंटीग्रेशन का मतलब है जो ग्राफ बन रहा है उसका एरिया निकालना है, उसका क्षेत्रफल निकालना है ये। और डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है, टेन थीटा। यदि आपको कभी ग्राफ दे दिया और डिफरेंशियल पूछा जा रहा है तो वो होता है टेन थीटा स्लोप। और यदि इंटीग्रेशन है और इंटीग्रेशन की वैल्यू ग्राफ से निकालनी है तो उसका मतलब है एरिया। तो मुझे एफ और टी के बीच में एरिया निकालना है। तो मैंने जब ग्राफ को देखा तो वो ट्राइंगल नजर आ रहा है, त्रिभुज नजर आ रहा है, और त्रिभुज का ग्राफ तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो आधार 3 से 1 2 हो गया, ऊंचाई 4 है। और इधर जो मैंने डीपी लिखा उसका इंटीग्रेशन P1 से P2, जो P2 माइनस P1 हो जाएगा। ठीक है, इधर हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली, P2 मतलब mv2 mv1 m कॉमन v2 माइनस वन, सिंपल मैथमेटिक्स है। m की वैल्यू रख दी तो हमारा आंसर 0.8 मीटर पर सेकंड हो गया। तो बहुत बढ़िया है। अब इसको आप ऐसे याद भी रख सकते हैं। क्या याद रख सकते हैं भाई? इसको आप क्या याद रख सकते हैं भाई? इसको आप याद ये रख सकते हैं कि यदि मुझे एफ और टी का ग्राफ दिया है, एफ टी का ग्राफ दिया है, और एफ टी ग्राफ का क्षेत्रफल मैं निकालता हूं, क्षेत्रफल एरिया, एरिया मैं निकालता हूं, तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, संवेग में परिवर्तन। वो किसको रिप्रेजेंट करता है, संवेग में परिवर्तन, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। एफ टी ग्राफ का जो एरिया होता है वो संवेग में परिवर्तन को व्यक्त करता है, संवेग में परिवर्तन को व्यक्त करता है। तो यदि कभी संवेग में परिवर्तन का सवाल आ जाए और वो ग्राफ है तो अपन को इतना सोचना ही नहीं है, आपको डायरेक्ट लिखना संवेग में परिवर्तन मतलब P2 माइनस P1 इक्वल टू एरिया। अब एरिया जरूरी नहीं है कि ट्राइंगल ही बनेगा, वो कुछ भी बन सकता है। अब इसमें एक और चीज आपको मैं अभी यहीं बता देता हूं, संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन को आवेग कहता है, आवेग कहते हैं। चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इंपल्स, चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इंपल्स। संवेग में परिवर्तन को आवेग कहते हैं। तो आपको दूसरा कॉन्सेप्ट याद करना है, दूसरा कॉन्सेप्ट दूसरे पेन से लिखेंगे। एफ टी ग्राफ का क्षेत्रफल, अगेन एफ टी ग्राफ का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ एफ टी ग्राफ, वो आवेग के बराबर होता है। अब इस सवाल में उसने लिखा था कि वेग में परिवर्तन बताओ कितना, यदि वो कह देता आवेग बताओ कितना होता तो वो आंसर 4 हो जाता।
समझ में आ गया? तो आवेग मतलब एफ का क्षेत्रफल, ध्यान रखना एफ का क्षेत्रफल। बताने को बहुत कुछ है फिजिक्स में, ध्यान रखना एफ और टी फोर्स एंड टाइम का एरिया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एरिया वर्क को रिप्रेजेंट करता है। बहुत छोटी छोटी बातें आपस में जुड़ी हुई है जो समझने पर अच्छे से बहुत इजी हो जाती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया। एफ टी ग्राफ का क्षेत्रफल आवेग को व्यक्त करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 ग्राम 9 ग्राम के दो द्रव्यमान समान गतिज ऊर्जा m दे रखे हैं और गतिज ऊर्जा समान दी गई है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल है। उनके संगत रेखीय संवेग का परिमाण का अनुपात क्या होगा? अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, फॉर्मूला निकाल भी सकते हैं। बाकी आपको चूंकि अपन पी वाई क्यू कर रहे हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए, P इक्वल टू अंडर रूट 2m के, P इक्वल टू अंडर रूट 2m के, P इक्वल टू अंडर रूट 2m के। ठीक है, m के, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। m मास है, के काइनेटिक एनर्जी है, P मोमेंटम है, m के मेरा ही नाम है मुकेश कुमार। तो आप याद रख सकते हैं मोमेंटम किसके बराबर होता है? 2 मुकेश कुमार के बराबर होता है। ओके, तो P इक्वल टू रूट 2m के। अब आपको m अलग अलग दे रखा है और गतिज ऊर्जा समान दे रखी है, गतिज ऊर्जा समान दे रखी है। तो ऐसे सवालों को मैंने पहले भी बताया है कि जो चीज इक्वल होती है उन्हें हम छोड़ देते हैं, जो चीज इक्वल होती है उन्हें हम छोड़ देते हैं। तो यहां पर हम सिर्फ P और M की बात करेंगे। P1 बटे P2 बराबर अंडर रूट M1 अंडर रूट M2। ठीक है, तो M1 की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई? 1, और M2 की वैल्यू 9, 1 का रूट 1, 9 का रूट 3, तो 1:3, ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए पिछली क्लास में मुझसे पूछा गया था कि सर आप ये जो रेशियो के सवाल करते हो तो जो कॉमन है उसको क्यों छोड़ देते हो? तो मैं उसका कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं। अभी देखिए, मान लीजिए मैंने लिखा P1 इक्वल टू 2, M की जगह 1, और काइनेटिक एनर्जी तो मैं के ही मान लेता हूं, ठीक है। और P2 मैंने लिखा 2, और मास कितना है 9, और काइनेटिक एनर्जी क्या है के। तो जब मैं P1 अपॉन P2 करूंगा तो मुझे लिखना पड़ेगा 2 इंटू 1 इंटू के, और नीचे क्या लिखना पड़ेगा 2 इंटू 9 इंटू के। तो 2 को कैंसिल कर देगा, के को कैंसिल कर देगा, तो फाइनली रूट 1 और रूट 9 ही तो बच गया। ठीक है, हम यहां पर आपको ये डायरेक्ट बता रहे हैं, डायरेक्ट बता रहे हैं मतलब हम क्या कह रहे हैं कि यदि मुझे एक इक्वेशन दी गई है और उसमें रेशियो पूछा जा रहा है, अनुपात पूछा जा रहा है, तो हमने आपको ये बताया कि जो चीज बदल रही है केवल उसको ले लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। तो उसमें कई बच्चे ये कंफ्यूज हुए कि सर दूसरों को क्यों छोड़ रहे हैं? तो उसका सीधा कॉमन है कि यदि मान लीजिए आप नहीं छोड़ रहे हो, 2 को नहीं छोड़ा, के को नहीं छोड़ा, 2 को नहीं छोड़ा, के को नहीं छोड़ा, 2 को नहीं छोड़ा, के को नहीं छोड़ा, तो ऐसी स्थिति में जब आप इसे डिवाइड करेंगे, रेशियो का मतलब होता है डिवाइड करना, तो जब आप डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कटेगा, के से के कटेगा, तो कुल मिलाकर आपके फाइनली वही रह जाता है जो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको करेंगे। तो इसका आंसर 1:3। बहुत इजी सवाल था, 2015 में आया था। यकीनन वो बच्चे लक्की थे जो इतना इजी सवाल आया। एक द्रव्यमान M प्रारंभ में विराम अवस्था U बराबर 0 में है, इस पर एक नियत बल लगा है, फोर्स कांस्टेंट है, दिए गए विस्थापन के लिए इसमें उत्पन्न वेग समानुपाती होगा। दिए गए विस्थापन के लिए, तो विस्थापन भी दे दिया, तो विस्थापन भी कांस्टेंट ही मानो एस, तो इसमें उत्पन्न वेग समानुपाती होगा। ठीक है, द्रव्यमान M प्रारंभ में U0, नियत बल, दिए गए विस्थापन, वेग किसके समानुपाती, यानी V और M की बात हो रही है। ठीक है, अब देखिए नियत बल है तो त्वरण भी नियत है, तो आप गति की समीकरण लगाएंगे, तो गति की समीकरण वो होनी चाहिए। पहली बात मेरे दिमाग में ये आ गया कि भाई हमारा ए नियत है। पहले मेरे दिमाग में कैसे आया ये सवाल, कैसे सोल्व करेंगे, मैंने कहा ए नियत है। ए नियत क्यों है? क्योंकि फोर्स नियत है। जब फोर्स नियत है तो एक्सेलरेशन भी नियत होगा।
तो ए नियत है तो मेरे दिमाग में आ गया कि इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ मोशन में तो तीन तीन इक्वेशन है, तो कौन सी यूज करेंगे? तो मुझे चाहिए डिस्प्लेसमेंट एस और मुझे चाहिए वेलोसिटी वी। मुझे चाहिए डिस्प्लेसमेंट एस और वेलोसिटी वी, और टाइम नहीं लेना है, बिल्कुल भी टाइम की बात नहीं करनी है। तो आप देखेंगे थर्ड इक्वेशन ही ऐसी है जिसमें टाइम नहीं है, तो मेरे को थर्ड इक्वेशन ही लगानी है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, यू के बारे में कहा विराम अवस्था तो जीरो कर दिया, तो वी स्क्वायर बराबर 2as। अब ए कैसे निकलेगा? तो आपको हमने बता रखा है कि एफ क्या होता है, एम ए। एफ क्या होता है, एम ए। तो ए कितना होता है, एफ अपॉन एम। एफ क्या होता है, एम ए क्या हो जाएगा, एफ अपॉन एम। ए की जगह एफ अपॉन एम लिखेंगे, तो वी स्क्वायर बराबर 2, ए की जगह एफ अपॉन एम और मल्टीप्लाई में एस। तो अब देखिए आपसे फिर प्रोपोर्शनल रिलेशन पूछा जा रहा है, तो जो कांस्टेंट है उनको छोड़ दो। तो दो, एक कांस्टेंट है छोड़ दीजिए, एफ कांस्टेंट है छोड़ दीजिए, एस दिया गया, जब ये वर्ड आता है दिए गए तो वो भी कांस्टेंट होता है, छोड़ दीजिए। तो रिलेशन क्या आ गया, वी स्क्वायर। और जैसे ही आप इनको छोड़ेंगे, आप इनको छोड़ेंगे तो इक्वल का साइन हट जाएगा, प्रोपोर्शनल का साइन आ जाएगा। जैसे ही आप कांस्टेंट को छोड़ते हैं तो इक्वल का साइन हट जाएगा, प्रोपोर्शनल का साइन आ जाएगा, और अपॉन में क्या आ गया, एम। तो v कितना आ जाएगा बताइए? तो आप कहेंगे अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट एम, तो v प्रोपोर्शनल 1/√m। और आप देखिए आपके बी ऑप्शन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिस्टम से चले हैं। फोर्स कांस्टेंट देखा तो ए कांस्टेंट हो गया, ए कांस्टेंट हो गया, दिमाग में आ गया इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी। कौन सी लगेगी भाई? तीसरी लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि टाइम की बात नहीं हो रही है, वी और एस की बात हो रही है। यू कहाँ चला गया? यू हमें जीरो बोला है, तो वी स्क्वायर बराबर 2as रख गया। लेकिन हमें ए की बात नहीं करी है, फोर्स की बात करी है, तो एफ और ए में रिलेशन एफ इक्वल टू एम ए सेकेंड है। ठीक है, एफ इक्वल टू एम ए माँ होती है। ठीक है, तो ए का आ जाएगा एफ अपॉन एम, और ए की वैल्यू आप उठा के रख देंगे। और फिर रखने के बाद आप देखेंगे किस किस को छोड़ना है, तो 2 को छोड़ना है, एफ को छोड़ना है, एस को, क्योंकि ये सब कांस्टेंट है। तो ये रिलेशन आ गया, और अंडर रूट लिया तो रूट एम आ गया। बहुत बढ़िया सवाल, 2016 सेकंड ग्रेड में आया था। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, ये थ्योरेटिकल है। निम्न में से कौन सा बल स्वतः समायोजन है? कल ही हमने इस पर बात करी थी। कल ही हमने बात करी थी कि जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब स्थितिक घर्षण, स्टैटिक जो घर्षण होता है वो आपका सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। उसमें मैंने आपको बताया था कि बॉडी रुकी हुई है, बॉडी रुकी हुई है, और आपने फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, तब भी वो रुकी हुई है, तो इसका मतलब वो फ्रिक्शन कितना लग रहा है, 10 न्यूटन का ही लग रहा है। वो 10 न्यूटन इधर लग रहा है। अब आपने 10 की जगह 20 न्यूटन लगाया, फिर भी ये रुकी हुई है, तो इसका मतलब ये भी 20 न्यूटन हो गया। तो जैसे जैसे आपने एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाया तो आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन भी वैसे वैसे बढ़ता चला गया। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 1 है। काइनेटिक फ्रिक्शन तो फिक्स है, कांस्टेंट रहता है, ये चेंज नहीं होता है। ना ये वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, ना ये एक्सटर्नल फोर्स पर डिपेंड करता है। और जहां तक लिमिटिंग फ्रिक्शन का सवाल है, सीमांत घर्षण का है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है। स्टैटिक क्या, ये फ्रिक्शन में सबसे मैक्सिमम वैल्यू होती है। यदि एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन सीमांत घर्षण से ज्यादा होगी तो बॉडी मोशन करेगी, अन्यथा बॉडी मोशन नहीं करेगी। ठीक है, तो इसका आंसर आपका स्थैतिक घर्षण बल हो गया। स्वतः समायोजन मतलब एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाने पर अपने आप को बढ़ा ले, घटाने पर घटा ले। ठीक है, ये सवाल हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था और हमारे आंसर नहीं आया था, क्योंकि ये गलत सवाल छपा हुआ है। यहाँ पर टी क्यूब नहीं टी स्क्वायर आएगा, इस वजह से आंसर में दिक्कत आएगी। ये लास्ट क्लास में भी हमारे आंसर मैच नहीं हुआ था, तो हमने उसको वहां पर छोड़ दिया था, और ये सवाल फिर रिपीट हुआ है। तो इस सवाल को करेक्शन के साथ हम करेंगे।
तो v इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर से ये सवाल होगा, T क्यूब से नहीं होगा। A और B कांस्टेंट है तो 1 से 2 सेकंड के मध्य की दूरी पूछ रही है। तो आप एक चीज देखिए कि v दे रखा है और दूरी पूछ रहा है। आप सिस्टम से याद रखिए कि सबसे पहले दूरी में लिख देता हूँ, हिंदी में लिख देता हूँ दूरी, और फिर इधर लिख देता हूँ वेग, और इधर लिख देता हूँ त्वरण। तीन ही दोस्त हैं, दूरी वेग त्वरण, या समझ लो तीन ही सीढ़ियां हैं, दूरी वेग त्वरण। सबसे नीचे सीढ़ी दूरी, फिर वेग, और सबसे ऊपर है त्वरण। तो यदि नीचे से ऊपर जा रहे हो तो आपको करना पड़ता है डिफरेंशियल। आपको डी फॉर डिफरेंशियल, डी फॉर डिफरेंशियल हिंदी में अवकलन। और ऊपर से नीचे की तरफ उतर रहे हो तो आई फॉर इंटीग्रेशन, ऊपर से नीचे की तरफ उतर रहे हो तो आई फॉर इंटीग्रेशन। याद रखिए तीन सीढ़ियां हैं, दूरी वेग त्वरण, इंग्लिश में डिस्टेंस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। सबसे नीचे की सीढ़ी डिस्टेंस मान लो, डिस्प्लेसमेंट कह लो जी, स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम ही होती है। उसके आगे आ जाती है वेलोसिटी, और उसके ऊपर सबसे ऊपर सीढ़ी है त्वरण। तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो डी है, और ऊपर से नीचे आएंगे तो आई है, बस ये ध्यान रख लो। तो अब इस सवाल में आप देखिए वी दे रखा है, ठीक है साहब, वी दे रखा है, और हमसे नीचे की सीढ़ी पूछ रहा है, हमसे नीचे की सीढ़ी पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है। तो ऊपर से नीचे आएंगे आई, ऊपर से नीचे आई, ठीक है। ऊपर कोई है और आप आवाज लगाओ, तो ऊपर से कोई लड़की और आप लगाओ कि भाई नीचे आ जा, तो वो ऐसे ही बोलेगी आई, अभी आई। तो आई मतलब इंट्रीगेशन, जब ऊपर से नीचे आएंगे इंट्रीगेशन, ऊपर से नीचे आएंगे इंट्रीगेशन, तो वेग से दूरी आएंगे इंट्रीगेशन, ठीक है। तो इंट्रीगेशन करना है, तो इंट्रीगेशन करना है तो आप लिख देंगे दूरी बराबर, दूरी एस लिख सकते हो। तो इंट्रीगेशन कर देना है आपको AT प्लस BT स्क्वायर, AT प्लस BT स्क्वायर, और साथ में DT लिख देंगे क्योंकि T के रेस्पेक्ट में। और टाइम क्या दिया है भाई, 1 सेकंड से 2 सेकंड, 1 सेकंड से 2 सेकंड। अब इंटीग्रेशन देखिए, A T स्क्वायर अपॉन 2, B T क्यूब अपॉन 3, और लिमिट 1 से 2। अब कई बच्चों को इंटीग्रेशन नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि T की पावर कितनी है। तो आप कहेंगे कि T की पावर 1 है, तो 1 में एक और जोड़ दो, बस सिंपल सा है, एक और जोड़ दो, एक में एक जोड़ा 2, और जो पावर में वो अपोन में, जो पावर में वो अपोन में, जो पावर में वो अपोन में, और एक जोड़ना है। इसमें टी की पावर कितनी है, 2, 2 में एक जोड़ दो, 3, जो पावर में वो अपोन में 3। समझ में आ गया, इंटीग्रेशन में पावर में एक जोड़ना है, और जोड़ने के बाद जो पावर में वही अपोन में। टी की पावर 1 है, एक जोड़ा 2, अपोन में 2, 2 में एक जोड़ा 3, अपोन में 3, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, टी की जगह 2 लिखेंगे, तो ये a/2 तो आप छोड़ दीजिए, तो टी की जगह आप लिख दिए 2, तो 2 पावर में 2, फिर माइनस लगाइए, टी की जगह 1 लिखिए, 1 और पावर में 2। क्या किया, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब प्लस b/3 लिख दीजिए। अब टी की जगह लिख दीजिए 2, पावर में लिख दीजिए 3, ठीक है, क्योंकि पावर 3 है तो 3 ही लिखोगे भाई, माइनस, अब टी की जगह लिख दीजिए 1, पावर में लिख दीजिए 3। पहले आगे वाले को समझो, टी की जगह क्या लिखा, 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर आएगा ही, माइनस टी की जगह 1 स्क्वायर, इधर टी की जगह 2, 2 की पावर 3, माइनस 1 की पावर 3, सोल्व कीजिए। तो a/2, 2 की पावर 2 4, 4 में से 1 गया तो 3, और b/3, 2 की पावर 3 8, 8 में से 1 गया तो 7। तो आंसर आना चाहिए 3/2a 7/3b। दिस इज डी ऑप्शन, दिस इज डी ऑप्शन। तो लास्ट क्लास में ये सवाल इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि वहां पर टी क्यूब से हमने करने की कोशिश की थी, तो वो मेथड गलत नहीं था, लेकिन चूंकि वो क्वेश्चन गलत प्रिंट हो गया हमसे, तो इस वजह से वो आंसर मिसमैच हो रहा था, ठीक है। बाकी ये पूरा प्योर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। यदि आपसे एक्सेलरेशन देता और डिस्टेंस पूछता, 2 बार इंटीग्रेशन कर देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चित्र में दर्शाए गए द्रव्यमान 3 kg का त्वरण ज्ञात कीजिए। अच्छा, 2 kg और 3 kg के दो मास जुड़े हुए हैं, और 2 kg का त्वरण दे रखा है 2 मीटर सेकंड स्क्वायर। अब आप समझिए, ये भी FBD का ही सवाल है। देखिए, ये आपकी बॉडी है पहली 3 kg की,
और ये स्प्रिंग से जुड़ गई, और ये दूसरी बॉडी है 2 kg की। ओके, अभी ये मान लेते हैं नॉर्मल है। लेकिन आपने क्या किया, आपने क्या किया, इसमें आपने उदम कर दिया। क्या उदम कर दिया? इस 2 kg को इधर खींच दिया 10 न्यूटन से। आपने इसको 10 न्यूटन से इधर खींचा। अब सीधी सी बात है, 10 न्यूटन से उधर खींचा तो स्प्रिंग की लंबाई बढ़ेगी, स्प्रिंग की लंबाई बढ़ेगी। स्प्रिंग को ये बात पसंद नहीं आएगी, वो कहेगी कि मैं मेरी लंबाई बढ़ने नहीं दूंगी। तो वो अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगी, और उस फोर्स को हम कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल। रीस्टोरिंग फोर्स क्या कहते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल। ठीक है, जैसे ही आपने 10 न्यूटन उधर लगाया तो इसने इधर की तरफ रीस्टोरिंग फोर्स लगा दिया। अब समझने की बात यह है कि आपकी चूंकि बॉडी इधर जाएगी एक्सटर्नल फोर्स की तरफ, और ए एक्सलरेशन से जाएगी। कितने एक्सलरेशन से जाएगी? ए, क्योंकि जनरली जब आप फोर्स लगाते हैं एक्सटर्नल तो वो ताकतवर होता है और वो बॉडी को खींच ले जाता है। यदि वो खींच ही नहीं पाएगा तो फिर वो स्प्रिंग की लेंथ भी नहीं बढ़ेगी और रीस्टोरिंग फोर्स भी नहीं लगेगा। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए। तो इसमें आपको क्या निकालना पड़ेगा? एफ नेट। तो रीस्टोरिंग फोर्स को मैं किससे लिख लेता हूं? एफ, और नीचे आर लिख देता हूं, आर मतलब रीस्टोरिंग। तो जब दो फोर्स होते हैं एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो एफ नेट निकालना पड़ता है। तो आपने एफ नेट निकाला, तो बड़े वाले फोर्स में से छोटे वाले फोर्स को घटा दिया, छोटे वाले फोर्स को घटा दिया। एफ नेट को आपने एम ए लिख दिया, एफ माइनस एफ आर। तो मैं यहां से एफ आर की वैल्यू निकालना पसंद करूंगा, तो एफ माइनस एम ए। एफ की वैल्यू कितनी है? एफ की वैल्यू मुझे कितनी दी गई है? 10 न्यूटन। एम कितना दिया है मुझे? एम दिया है 2 kg पे लगाया, सॉरी, तो 2। और ए कितना दिया है मुझे? ए कितना दिया है? 2 kg पर 2 मीटर सेकेंड स्क्वायर, तो 2। तो 10 माइनस 4, तो ये आपका आ गया 6 न्यूटन। तो जब आप 2 kg पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं और उसका एक्सलरेशन कितना है? 2 मीटर सेकेंड स्क्वायर, तो स्प्रिंग फोर्स लगाती है 6 न्यूटन का अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट तो ये समझ में आ गया, लेकिन आपको ये समझना है कि ये जो 6 न्यूटन का फोर्स है वो केवल इधर इस कोने पर ही नहीं लगेगा, वो दूसरे कॉर्नर तक जाएगा, वो दूसरे कॉर्नर तक जाएगा, और यहां पर वो इस डायरेक्शन में लगेगा। रिस्टोरिंग फोर्स इस कॉर्नर पे तो इधर की तरफ लगेगा और इस कॉर्नर पे इधर लगेगा। स्प्रिंग तो यूं सुकड़ेगी ना, दोनों साइड से खींचेगी वो, तो वो खींचेगी। तो यदि इधर 6 न्यूटन का एफ आर लग रहा है, देखो 6 न्यूटन है, तो इधर की तरफ भी क्या लगेगा? 6 न्यूटन का फोर्स लगेगा, बराबर लगेगा, जो इधर वो इधर। ठीक है, अब इस वाली 3 kg के जो ब्लॉक है, 3 kg के ब्लॉक पर केवल एक ही फोर्स है, कोई दूसरा फोर्स इस पे है नहीं। तो सीधी सी बात है कि यहां पर जो फॉर्मूला आपका लगेगा वो सिर्फ F इक्वल टू एम ए ही लगेगा, कोई माइनस प्लस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस पर केवल यही फोर्स है। तो F कितना आया भाई? 6। M कितना है भाई? 3। और A मुझे निकालना है, तो A कितना आ गया? 2। और यूनिट कितनी आ गई? मीटर सेकेंड माइनस 2। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसमें जो आंसर आएगा आपका 2 मीटर सेकेंड माइनस 2 आएगा, कि जो 3 kg की जो बॉडी है उसका एक्सलेरेशन 2 मीटर सेकेंड माइनस 2 है। यदि रिस्टोरिंग फोर्स पूछता तो 6 न्यूटन आ जाता। आप समझ गए होंगे। कल मैंने आपको नेचुरल फोर्स पढ़ाए थे, तो उस नेचुरल फोर्स में ये भी नेचुरल फोर्स ही है। जैसे स्प्रिंग की लेंथ बढ़ती है या घटती है, ऑटोमेटिकली उसके अंदर ये रीस्टोरिंग फोर्स यानी कि प्रत्यानयन बल जनरेट हो जाता है, और वो एक्सटर्नल फोर्स का अपोज करता है। तो उसको निकालने का ये हमारा तरीका होता है। यदि एक्सटर्नल ए नहीं होता तो एफ और एफ आर बराबर हो जाता। ठीक है, तो बढ़िया सवाल था। अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। एक वस्तु 3 बल F1, F2, F3 की क्रिया के अधीन साम्यावस्था में है। साम्यावस्था में है, इसका मतलब यह है कि उस पर एफ नेट 0 है, उस पर एफ नेट 0 है। साम्यावस्था का मतलब उस पर एफ नेट 0 है
और एफ नेट जीरो का मतलब है कि उन तीनों फोर्स का वेक्टर टोटल, कैसा टोटल, वेक्टर टोटल क्या आएगा, जीरो आएगा। वेक्टर टोटल क्या आएगा, जीरो आएगा। तो आप समझ लीजिए साम्य अवस्था, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो ये तो बिल्कुल सही है, अभी अभी मैंने लिख ही दिया। इसमें F1 माइनस F2 F3 लेस देन इक्वल टू F1 प्लस F2। देखिए एक कॉन्सेप्ट और देखिए, यदि तीन वेक्टर का टोटल जीरो है, ध्यान से सुनिए, यदि तीन वेक्टर का टोटल जीरो है तो उन तीनों वेक्टर को हम ट्राइंगल की साइड पर बना सकते हैं। उनकी हम उन तीनों वेक्टर को ट्राइंगल की साइड पर बना सकते हैं। वापिस से रिपीट कर रहा हूं कि यदि तीन वेक्टर का टोटल जीरो है तो हम उन तीनों वेक्टर को ट्राइंगल की साइड पे बना सकते हैं। यदि मान लीजिए आपको सवाल उल्टा दे दे, ये F1 F2 F3 में क्या रिलेशन है, तो आपको इन तीनों का टोटल जीरो करना है, और तीनों सेम ही ऑर्डर में चल रही है यूं। ठीक है, अब ट्राइंगल का नियम आपने पढ़ रखा है। क्या नियम पढ़ रखा है कि दो साइड का टोटल तीसरी साइड से बड़ा होता है। दो साइड का टोटल तीसरी साइड से बड़ा होता है। और दूसरा ये पढ़ रखा है दो साइड का डिफरेंस तीसरी साइड से छोटा होता है। टोटल तो बड़ा होता है, जैसे मैं कहूं कि F1 प्लस F2, F1 प्लस F2, तो F1 प्लस F2 में यदि कहता हूं मैग्नीट्यूड में F1 प्लस F2, तो ये बड़ा होगा किससे, F3 से। लेकिन यदि मैं कहूं F1 माइनस F2, तो ये छोटा होगा F3 से। ठीक है, इक्वल हो सकता है यदि वो एक ही लाइन में हो। ठीक है, वापिस से रिपीट करता हूं, जैसे मान लो जरूरी नहीं F1 F2 लो, आप F2 और F3 का टोटल कर रहे हो, तो 100% गारंटी है कि वो F1 से बड़ा आएगा या इक्वल आ सकता है। और यदि मैं F2 और F3 का डिफरेंस ले रहा हूं तो वो गारंटेड F1 से छोटा आएगा। तो ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी हो गई। तो आपको ये याद रखना है कि यदि तीन वेक्टर है, तीनों का टोटल जीरो है, तो वो इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम हो गया, और दूसरा ये ट्राइंगल पर आ गया, तो ये वाली बात भी ठीक है। तीसरा, F1 F2 एंड F3 कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द थ्री साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। ये तो मैंने अभी अभी बोल ही दिया। यदि तीन वेक्टर है, तीनों इक्विलिब्रियम में, यानी तीनों का टोटल जीरो आ रहा है, तो ऑफकोर्स वो ट्राइंगल पर ही शो होंगे। तो तीसरा पॉइंट अपने आप ही हो गया। तो अब ऐसे तो देखा जाए तो चौथा तो अपने आप ही जीरो है। और फिर क्यों है इसका आंसर, तो इसका आंसर डी है भैया ना। ये सी तो मैंने बताया है कि ऑलरेडी मैंने बता दिया है, नहीं तुम सोचो सी आंसर है। सी आंसर नहीं है, आंसर इसका क्या है, डी है। F1 प्लस F2 प्लस F3 जीरो क्यों होगा, क्योंकि किसी का भी मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता है। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है उसका मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो इसका मतलब F1 प्लस में होगा, F2 प्लस में होगा, और F3 भी प्लस में होगा। और तीन प्लस की संख्या आप जोड़ के जीरो कर ही नहीं सकते। घर पे कोशिश करना, कोई तीन नंबर लेना प्लस के और उनको जीरो करना, नहीं होगा। इसलिए ये जो लाइन लिखी है F1 प्लस F2 प्लस F3, ये पूरी तरह से गलत बात लिखी है। दिस इज द रोंग। तो ये सवाल था तो इजी, 2018 में आया था, लेकिन बढ़िया कॉन्सेप्ट दे गया कि यदि तीन वेक्टर का टोटल जीरो है तो वो इक्विलिब्रियम में है। नंबर टू, उन्हें ट्राइंगल पर रिप्रेजेंट कर सकते हो, ट्राइंगल पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो बी वाला पॉइंट भी बहुत अच्छा है। उनका डिफरेंस तीसरे से कम और टोटल तीसरे से ज्यादा होगा। 10 किलो द्रव्यमान का एक ब्लॉक एक क्षैतिज सतह पर रखा हुआ है। ओके, ब्लॉक पर चित्र में दर्शाए अनुसार एक बल F आरोपित किया है। F के किस न्यूनतम मान के लिए ब्लॉक ऊपर उठेगा, F के किस न्यूनतम मान के लिए ब्लॉक ऊपर उठेगा। आप ब्लॉक को ऊपर उठाना चाहते हैं। ओके, देखो साहब, ये आपका ब्लॉक है, मास M है। M है तो नीचे की तरफ मुझे क्या बनाना पड़ेगा, mg। ओके, और
ये आपका क्या गया भाई, फोर्स एफ, और एंगल कितना आ गया 30, एंगल कितना आ गया भाई 30। ठीक है साहब, अब 30 आ गया तो इस ऐप के आपको कंपोनेंट करने पड़ेंगे। तो ऐप का एक कंपोनेंट तो ऊपर जाएगा और एक इधर आएगा। आपको ये बता रखा है कि जिसके साथ एंगल बनता है वो कोस होता है, तो ये तो आ जाएगा ऐप कोस 30, और ऊपर की तरफ आ जाएगा ऐप साइन 30, ऐप साइन 30। ठीक है, समझ में आ गया। एम जी नीचे की तरफ लगेगा और ऐप के कंपोनेंट कर लिए, एक ऐप कोस 30 और एक ऐप साइन 30। क्लियर है। अब आप ये चाहते हैं कि ब्लॉक ऊपर उठ जाए, तो ब्लॉक ऊपर उठ जाए तो इन दोनों को एक बार बराबर कर लो आप। तो ऐप साइन 30 की वैल्यू 1/2, और एम जी, एम कितना है भैया आपका 10, और जी भी आप 10 ले लो, तो ऐप की वैल्यू क्या आ जाएगी 200 न्यूटन। तो सिंपल सा है कि 200 न्यूटन के फोर्स पर ये लग बैलेंस पे रहेंगे, तो उठाने के लिए 200 से थोड़ा सा ज्यादा चाहिए। तो चूंकि इसने न्यूनतम मान बोला है तो ये 200 न्यूटन ही आएगा। ऐसे हकीकत में यदि हम बहुत कॉन्सेप्ट वाइज देखें तो 200 न्यूटन पे तो ये बैलेंस रहेगा। ठीक है, 200.1 होगा तो ये ऊपर जाएगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर ऐसे कोई अपन ने डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं और ना सवाल वाला ये चाह रहा है, तो उसकी भावना यही है कि ऊपर वाला फोर्स जब नीचे वाले फोर्स के बराबर आ जाएगा तो वो ऊपर की तरफ फूटने लग जाएगा। तो यदि आप 200 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो ये ऊपर उठ जाएगा। अगला क्वेश्चन, एम द्रव्यमान का एक ब्लॉक जो एक खुरदरी क्षैतिज मेज का विराम में है, विराम में मतलब रुका हुआ है, को चित्रानुसार बल ऐप से खींचा जाता है। क्षैतिज गति करने पर ब्लॉक का त्वरण खींचा जाता है, विराम में है लेकिन फिर चलने लग गया, तो त्वरण आपको बताना है, त्वरण आपको बताना है, ए ही निकालना आपको इस। तो ये भी एफबीडी का क्वेश्चन है, एफबीडी का ही क्वेश्चन है इसमें आप। ओके, तो यहीं बना देते हैं। अब एफबीडी नीचे की तरफ क्या लग जाएगा भाई एम जी, ऊपर की तरफ क्या लग जाएगा एन। ठीक है, इस ऐप के आप कंपोनेंट करोगे तो दिख रहा है भैया आप लोगों को। लो इधर हम वापिस से ले लेते हैं, इधर वापिस से बनाते हैं, कोई बात नहीं। एम, नीचे की तरफ आपने क्या बना दिया एम जी, ऊपर की तरफ क्या बना दिया एन। ठीक है, और यहां पर आपने फोर्स लगा दिया एफ, और ये आपने ले दिया यहां पर एंगल थीटा। ये कंपोनेंट हो गया एफ कोस थीटा, ये कंपोनेंट हो गया एफ साइन थीटा, और ये आपके पीछे की तरफ लग गया फ्रिक्शन फोर्स एफ स्मॉल एफ। ठीक है, तो इतने सारे यहाँ पर फोर्स लग गए, और आपको क्षैतिजता गति करने के लिए यानी कि इधर की तरफ गति करे तो ब्लॉक का त्वरण क्या होगा, ये आपको इसमें बताना पड़ेगा। काफ़ी चीज़ें इसमें आ गई, बहुत अच्छा सवाल है, एफबीडी का सवाल है। एक बार वापिस से आपको समझाने के लिए मैं डायग्राम बनाता हूँ, क्योंकि सारा खेल इस एफबीडी का है, सारा खेल एफबीडी का है। समझाने के लिए मैं वापिस से डायग्राम बनाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, वापिस से देखिए डायग्राम। सबसे पहले आपने ये ब्लॉक बनाया, तो आप सबसे पहले यहां से शुरू करो। चलो, आपने ऐप लगा रखा है ये, और ऐप लगा रखा है, और ये एंगल आपको कितना दे रखा है थीटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा कंपोनेंट ऐप कोस थीटा, और ये कंपोनेंट आ जाएगा ऐप साइन थीटा। याद रखिए, जब भी आपका कोई भी वेक्टर अलग डायरेक्शन में है और हमें उसको दूसरे डायरेक्शन में यूज करें, सिंपल भाषा में ये कह लो जी कि कोई वेक्टर है जो ना तो एक्स पर है ना वाई पर है, तिरछा जा रहा है, तो तिरछा जा रहा है तो हम उसे एक्स और वाई पर लेकर आएंगे, और एक्स और वाई पर लेकर आएंगे तो उसके वो कंपोनेंट होंगे। तो कंपोनेंट थीटा के हिसाब से देखे जाएंगे, जिसके साथ थीटा बन रहा है वो बेस होता है और बेस में कोस आता है, तो एप कोस थीटा, और दूसरा परपेंडिकुलर होता है वो एप साइन थीटा। पहला काम तो ये हो गया जो डायग्राम दे रखा था उससे।
दूसरा और क्या देख सकते थे इस डायग्राम से कि अब डायग्राम से देखिए, जब ये बॉडी एप कोस थीटा के कारण इधर चलेगी, एप कोस थीटा के कारण ये इधर चलेगी, तो इधर चलेगी तो फ्रिक्शन लगेगा और अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो ये मैंने स्मॉल एप लिख दिया फ्रिक्शन फोर्स, दिस इज फ्रिक्शन फोर्स। ओके, ये भी हो गई। और कुछ, बिल्कुल बॉडी में मास है, बॉडी में मास है, और बॉडी में मास है तो आपको नीचे की तरफ mg बनाना पड़ेगा, नीचे की तरफ mg बनाना पड़ेगा अपने आप। ओके, और यहां पर ये रोड को टच कर रही है, और रोड को टच कर रही है तो कांटेक्ट फोर्स आ जाएगा, अभिलंब प्रतिक्रिया बल, जो परपेंडिकुलर आएगा ऊपर की तरफ एन। तो ये पूरी एफबीडी बन गई अब आपकी। अब आप इसमें देखिए आपको क्या करना है कि जो ऊपर और नीचे के फोर्स है उनको बराबर करना है। क्यों? क्योंकि बॉडी आपकी हॉरिजॉन्टली मोशन कर रही है, मूविंग हॉरिजॉन्टली, ब्लॉक मूविंग हॉरिजॉन्टली, अप अप साइड और डाउन साइड वो मोशन नहीं कर रही है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या लिखोगे? आप ये लिखोगे कि साहब एफ साइन थीटा और प्लस एन एम जी के बराबर होंगे। अब आप कहोगे ये क्यों? क्योंकि भाई ऊपर जितना फोर्स लग रहा है नीचे भी उतना ही होगा, बराबर होगा। तो ऊपर दो हैं तो दोनों को जोड़ेंगे, और नीचे एम जी है, और यहां से आप एन की वैल्यू निकालोगे तो एन की वैल्यू आएगी एम जी माइनस एफ साइन थीटा, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। अब आप कहोगे कि सर आपको कैसे पता चला एन की वैल्यू निकालनी है? कारण है भाई फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला आपको पता होगा, म्यू एन होता है। फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू एन। तो यानी कि फ्रिक्शन फोर्स मुझे निकालना है तो मुझे एन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने यहां से एन की जरूरत, एन आप निकाला है। ओके, अब आ जाओ, अब आपकी बॉडी किधर चल रही है? हॉरिजॉन्टली, और राइट साइड में चल रही है। तो सीधी सी बात है, यदि हॉरिजॉन्टली चल रही है तो राइट साइड और लेफ्ट साइड के जो फोर्स है वो बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो एफ नेट क्या निकलेगा? बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स। तो आप लिखेंगे एफ नेट, तो एफ नेट बड़ा फोर्स, तो राइट साइड में आ रहा है एफ कोस थीटा, और माइनस छोटा फोर्स, तो छोटा फोर्स आ जाएगा आपका एफ एफ कोस थीटा, और ये आ जाएगा आपका माइनस स्मॉल एफ। एफ नेट की वैल्यू क्या है? एम ए, आपसे ए ही तो पूछ रहा है, और एफ कोस थीटा, और स्मॉल एफ की वैल्यू क्या लिखोगे आप? म्यू एन। एम ए इक्वल टू एफ कोस थीटा और माइनस म्यू, और एन की वैल्यू क्या है भाई? एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, एफ वाले को एक साथ ले लीजिए, तो पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए आप अंदर, तो थोड़ा स्पीड से लेते हैं, मैथ है ये। तो एम ए एफ कोस थीटा माइनस म्यू एम जी, और माइनस माइनस प्लस म्यू एफ साइन थीटा, म्यू एफ साइन थीटा क्या हो गया? साइन थीटा। तो एम ए इक्वल टू एफ कोस थीटा और म्यू एफ साइन थीटा एक साथ ले लिया मैंने, और माइनस म्यू एम जी अलग लिख लिया। इन दोनों में से एफ कॉमन ले लिया, तो ये आ गया कोस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा और माइनस म्यू एम जी। और ध्यान से देखिए, मुझे ए निकालना है तो एम किस में चला जाएगा? अपोन में, और दोनों के अपोन में लिख देंगे एम, एम से एम कट गया। अब आप ऑप्शन पकड़ के देखिए, एफ अपॉन एम कोस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा माइनस म्यू जी। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्या आपको समझ में आया? मैंने एफबीडी का डायग्राम 2 बार समझाया, क्योंकि पूरा जो ये कैलकुलेशन है वो एफबीडी से है। ठीक है, डायग्राम बनाने के बाद अपसाइड और डाउन साइड के फोर्स को इक्वल किया, और फिर एफ नेट के लिए बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स वैल्यू रखी, और फिर एन की वैल्यू रखकर सिर्फ कैलकुलेशन किया है, एफ को एक साथ लिया है, फिर एम को अपोन में दिया है।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। एक पत्थर h ऊंचाई से गिराया जाता है, हाइट आपके पास h। यह जमीन पर एक निश्चित संवेग p से टकराता है, p दे रखा है। यदि इस पत्थर को 2h से ऊंचाई से गिराया जाए तो जमीन में टकराते समय संवेग हो जाएगा। तो देखो सीधा सा है, पहली चीज तो गिराया जाता है, गिराया जाता है, गिराया जाता है, गिराया जाता है, मतलब u0। ठीक है। दूसरी बात, नीचे की तरफ गुरुत्वीय त्वरण से आएगा, गुरुत्वीय त्वरण से आएगा। तो आपके लिए इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना आप समझेंगे तो थर्ड इक्वेशन को यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हाइट की बात हो रही है और वेलोसिटी की। क्योंकि संवेग किस पे डिपेंड करता है? वेग पर। संवेग किस पे डिपेंड करता है? वेग पर। तो सीधी सी बात है, आप थर्ड इक्वेशन काम में लेंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, और ऊपर से नीचे आ रहा है तो 2gh, यू तो 0 है, तो वी स्क्वायर बराबर 2gh। अब देखिए, आपसे बात संवेग की कर रहा है। अब संवेग की कर रहा है तो चाहे h ऊंचाई से गिरे चाहे 2h ऊंचाई से गिरे, तो m तो चेंज होगा नहीं, m तो चेंज होगा नहीं। चेंज होगा तो वो v होगा। तो जो v में चेंज होगा वही p में चेंज होगा। तो आप इसमें p में चेंज निकालने के बजाय v में चेंज निकाल लो। तो आपको मैंने बता रखा है कि जब इक्वेशन दी जाए तो देखो 2 को काम में नहीं लेना, g को काम में नहीं लेना। तो मुझे क्या लिखना है आप समझ गए होंगे। मुझे लेना है v1 स्क्वायर, मुझे लेना है v2 स्क्वायर, और इधर लेना है h1 अपॉन h2, h1 अपॉन h2। ठीक है साहब। तो v1 स्क्वायर, v2 स्क्वायर, h1। अब आप h2 को पकड़िए। h2 क्या कह रहा है कि h1 तो आपका h है, हटा दीजिए, 1 हटा दीजिए। ठीक है। और h2 आपका 2h है, तो h ने h को मार दिया। तो आप ध्यान से देखिए कि v2 स्क्वायर कितना हो गया? 2v1 स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई, वज्र गुणन। तो v2 कितना हो गया? √2v1। और √2 का मतलब क्या होता है? 1.41। तो आपका जो v2 है v1 से कितना गुना बढ़ गया? 1.41। दोनों साइड m से गुणा कर दो, तो mv2 √2mv1, और mv2 क्या हो गया? p2, तो √2p1। तो सीधी सी बात है 1.41p। ऐसे इतना मुझे बताने की जरूरत नहीं थी, मैं तो यहीं पर कह देता कि आंसर सी है। इतना बताने की भी मुझे जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैंने कह दिया कि मास तो चेंज ही नहीं हो रहा, चेंज वेलोसिटी में हो रहा है। तो वेलोसिटी में जितना चेंज होगा वही चेंज मोमेंटम होगा। लेकिन फिर भी मैंने आपको थोड़ा समझाने के लिए दोनों साइड m से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ठीक है। तो पहली चीज, एक शब्द है गिराया जाता है तो u0 है। दिमाग में थर्ड इक्वेशन कैसे आई? क्योंकि हाइट बदलने पर वेलोसिटी चेंज हो रही है। उसने मोमेंटम की बात करी है, संवेग की बात करी है, तो संवेग तो v पे डिपेंड करता है। तो जब हाइट और v की बात होगी तो थर्ड इक्वेशन की बात होगी। एक चीज आप थोड़ा सा इस पे देखिए कि मुझे ऐसा लगता है कि आरपीएससी थर्ड इक्वेशन पर ज्यादा सवाल पूछ रही है। अभी तक हमने जितने भी सवाल किए उसमें फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का कोई सवाल आया ही नहीं टाइम से रिलेटेड। आपके मोस्टली जो भी सवाल आ रहे हैं वो थर्ड इक्वेशन से रिलेटेड आ रहे हैं। तो आप थर्ड इक्वेशन से रिलेटेड सवालों को थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ ले। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 10 kg का एक बॉक्स एक खुरदरी सतह पर रखा है, एम दे रखा है आपको, एम दे रखा है भैया आपको, ये एम है 10 kg। आपको स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे रखा है 0.4, 30 न्यूटन का बल लगा दिया। तो आपसे पूछ रहा है स्थैतिक घर्षण बल क्या होगा। तो आपको मैंने ये बता रखा है कि जो स्थैतिक घर्षण बल है वो बाह्य बल के बराबर होता है। स्थैतिक घर्षण बल बाह्य बल के बराबर होता है। लेकिन शर्त है इसके लिए, लेकिन इसके लिए एक शर्त यह है कि जो सीमांत घर्षण बल है, सीमांत घर्षण बल है वो बाह्य बल से ज़्यादा होना चाहिए। सीमांत घर्षण बल बाह्य बल से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि सीमांत घर्षण बल बाह्य बल से ज़्यादा होगा तब ऑब्जेक्ट रुका हुआ होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स, लेकिन इसके लिए जो कंडीशन है वो ये है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स इज ग्रेटर देन एक्सटर्नल फोर्स। लिमिटिंग
फ्रिक्शन फोर्स शुड बी ग्रेटर देन एक्सटर्नल फोर्स, ये इसकी कंडीशन है। क्योंकि जब लिमिटिंग फोर्स ज्यादा होगा, सीमांत घर्षण बल ज्यादा होगा, तभी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर रहेगा और तभी स्टैटिक फ्रिक्शन की बात होगी। ठीक है, एक बार वापस से रिपीट करता हूं, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगी, स्थैतिक घर्षण बल की वैल्यू बाह्य बल के बराबर होगी। लेकिन कब? जब आपका सीमांत घर्षण बल बाह्य बल से ज्यादा हो। यानी कि इस बॉडी पर, ये जो बॉडी आपको दे रखी है, इस बॉडी की जो लिमिटिंग फोर्स है, यदि वो 30 न्यूटन से ज्यादा है, तब तो आपका आंसर यही हो जाएगा। यदि इस सवाल में आपका जो सीमांत घर्षण बल है ये 30 से ज्यादा आ जाए, तो आपका आंसर हो जाएगा यही वाला, वरना नहीं होगा। तो पहले आप सीमांत घर्षण बल निकालिए, तो उसका फॉर्मूला आपको कल ही बताया था, म्यू एस एन। और म्यू एस एन और एन का मान प्लेन के लिए मैंने अभी अभी कई बार बता दिया, एफ बी डी बनाओगे, नीचे की तरफ एम जी और ऊपर की तरफ एन। तो अब तो ये मुझे बार बार नहीं बताना चाहिए। यदि प्लेन है, समतल है, तो एन और एम जी बराबर होते हैं, तो एन की जगह एम जी। तो म्यू एस आपको कितना दे रखा है? 0.4। एम आपको कितना दे रखा है? 10 kg। और जी आपको 10 लेना है। तो आप यदि इसे सोल्व करते हैं तो 40 न्यूटन आता है। तो आपका जो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है, जिसे घर्षण बल की मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं, वो 40 है। इसका मतलब यह है कि यदि किसी बॉडी पर 40 न्यूटन तक का फोर्स लगाते हो, 40 न्यूटन तक का बाह्य बल लगाते हो, वो बॉडी रेस्ट पर ही रहेगी। 40 न्यूटन के नीचे नीचे आपका स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा। ठीक है, तो अब स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा? बाह्य बल के बराबर। तो ध्यान रखना, आंसर 40 न्यूटन नहीं करना है, आंसर आपका 30 न्यूटन आएगा, क्योंकि आपसे स्थैतिक घर्षण बल पूछा है और मैंने लिखा है कि स्थैतिक घर्षण बल बाह्य बल के बराबर होगा। ये जो नीचे वाला कॉन्सेप्ट है, ये तो मैंने बताया है कि कब लगाना है, ये कंडीशन है। अभी आपका ऐप कितना आया है? 40, तो 40 30 से ज्यादा है, इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि 30 न्यूटन का बल लगाने पर भी वस्तु अपनी जगह रुकी रहेगी। 40 न्यूटन का बल लगाएंगे तब वस्तु सरकेगी, लेकिन अपन ने तो 30 ही लगाया है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी 30 ही न्यूटन लगेगा और अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो आपका ऑप्शन डी होगा, ना कि बी। इस चीज को ध्यान रखना है, क्योंकि कई बच्चे तो म्यू एस एन को करके कैलकुलेट करके 40 करके आ जाते हैं। नहीं, आपको ये ध्यान रखना है और बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, अभी बहुत सवाल बाकी हैं। किसी वस्तु का संवेग समीकरण से दिया जाता है, तो पी संवेग है, ई टी, टी स्क्वायर 20, तो टी बराबर 0 पर लगने वाला बल। तो आज की क्लास में बताया था, संवेग और बल आपको दिख जाए, संवेग और बल, तो इनका क्या रिश्ता क्या कहलाता है? तो वो कहता है कि संवेग तुम्हारा डिफरेंशियल करो, बल आ जाएगा। संवेग का डिफरेंशियल करो, बल आ जाएगा। संवेग का डिफरेंशियल करो, बल आ जाएगा। अब डिफरेंशियल आपको आना चाहिए, तो e की पावर t का डिफरेंशियल तो e की पावर t ही होता है। e चरघातीय फलन कहलाता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। तो e की पावर t का डिफरेंशियल भी e की पावर t होता है और इंटीग्रेशन भी e की पावर t होता है। टी स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा? तो आपको पावर आगे उतार लेनी है, तो पावर है 2, और फिर t लिखो और पावर में से एक कम कर दो, तो 2 में से एक गया तो 1 2t, और 20 में तो t है ही नहीं, तो 20 का तो डिफरेंशियल 0 हो गया। तो f बराबर ई टी प्लस 2t, ई टी का डिफरेंशियल ई टी, टी स्क्वायर का 2t, 20 का नहीं होगा। ठीक है, अब t बराबर 0 पर पूछ रहा है, तो t की जगह 0 लिख दो भाई, तो ई टी की जगह 0, 2t की जगह 0। अब आपको ये तो पता होगा, किसी की भी पावर 0 होती है तो वो 1 होता है, और ये तो 0 हो गया, तो 1 न्यूटन। तो इसका आंसर आपका 1 न्यूटन यानी बी होगा। ठीक है, कोई ज़्यादा नहीं है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, बल और संवेग में संबंध है dp अपॉन dt। p का डिफरेंशियल बल देता है, p का डिफरेंशियल बल देता है, p का डिफरेंशियल बल देता है। ठीक है, v वेग से गतिशील m द्रव्यमान का एक गोलीय कोश अचानक दो टुकड़ों में टूट जाता है। m/3 द्रव्यमान का एक हिस्सा स्थिर रहता है, तो दूसरे हिस्से का वेग। ये शब्द याद रख लो, अचानक टूट जाता है, अचानक से कुछ भी हो जाए, अचानक से गोली घुस जाती है, अचानक से एल्फा कण बाहर निकल जाता है, किसी एक चीज के दो हिस्सों में बट जाना, तीन हिस्सों में बट जाना एक ही तरीके से होता है, और उसे कहते हैं संवेग संरक्षण का नियम। उसे कहते हैं संवेग संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम।
तो जब भी कोई चीज अचानक से दो टुकड़ों में बटे, तीन में बटे, चार में बटे, या कोई नाभिक से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, अल्फा बाहर निकले, या कोई बोरा लटका हुआ उसमें गोली घुस जाए या गोली बाहर निकल जाए, बंदूक से गोली बाहर निकल जाए, तोप से गोला बाहर निकल जाए, मतलब ये ऐसा जो दो हिस्से हो रहे हो, तो वो सब चीजें संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम ये कहता है कि भाई ये जो भी घटना हुई है, घटना से पहले का संवेग, प्रारंभिक कुल संवेग और बाद वाला कुल संवेग बराबर होता है। बाद का कुल संवेग बराबर होता है। बाद का कुल संवेग बराबर होता है। चलो अब हमारे सवाल पे आ जाओ साहब। अब हमारा सवाल ये कहता है कि साहब एक ये एम द्रव्यमान का गोला और वी वेग से चल रहा है। अब अचानक इसके दो टुकड़े हो गए, ये लो साहब दो टुकड़े कर दिए। अब एक टुकड़ा तो m/3 है और एक टुकड़ा कितना रह जाएगा, 2m/3। 2m/3 क्यों? क्योंकि टोटल तो m ही है। तो एक टुकड़ा यदि 1/3 है तो दूसरा टुकड़ा 2/3 ही होगा। ठीक है। और m/3 वाला हिस्सा स्थिर हो जाता है, यानी ये तो रुक गया, इसका तो वेलोसिटी 0 है, इसको v1 लिख देता हूं जो 0 हो गया। तो दूसरा कितनी स्पीड से चलेगा, आपको v2 निकालना है। बहुत आसान सवाल है, कुछ भी नहीं है ऐसे सवालों। तो प्रारंभिक कुल संवेग द्रव्यमान इंटू वेग यानी mv, बाद का कुल संवेग द्रव्यमान इंटू वेग तो m/3 मल्टीप्लाई 0 और 2m/3 मल्टीप्लाई v2। तो ये तो 0 हो ही गया, तो इधर क्या आ गया भाई, mv और 2m/3 v2। m ने m को मार दिया, 3 ऊपर जाएगा और 2 नीचे जाएगा, तो v2 की वैल्यू 3v/2। तो v की वैल्यू 3v/2 मेरे हिसाब से समझ में आ गई। ठीक है, दो टुकड़ों में हो गया, ये चीज है। मान लो दूसरा टुकड़ा भी चल रहा है तो उससे भी कैलकुलेट हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्ट आने चाहिए, सब होता है। अगला सवाल 30वां। चित्र में दर्शाए गए ब्लॉक और सतह के लिए म्यू एस इतना, म्यू के इतना, द्रव्यमान इतना और एफ 450 न्यूटन, तो ब्लॉक का त्वरण कितना होगा। 50 न्यूटन तो ब्लॉक का त्वरण कितना होगा भाई। म्यू एस 0.4, पहले तो ये म्यू एस तो ब्लॉक का है भाई, और सरफेस का कितना है 0.3। ठीक है, तो पहले तो ये चेक करना पड़ेगा कि साहब ये स्टैटिक फ्रिक्शन को क्रॉस करेगा भी या नहीं करेगा। मेन चीज है, म्यू एस दे दिया, म्यू एस से आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन निकलेगा, तो म्यू एस से पहले आप सीमांत घर्षण बल निकालो, क्योंकि सबसे पहले इसी से पता चलेगा कि वो चलेगा भी या नहीं चलेगा। त्वरण तो बाद की बात है। तो सीमांत घर्षण बल का फॉर्मूला क्या बता रखा है भाई, म्यू एस एन। प्लेन के लिए एन का क्या बताया रखा है, एम जी, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। तो 0.4, एम कितना किलो है 50, और जी कितना है 10। तो सोल्व किया तो कितना आ गया भाई, पॉइंट ने एक जीरो को मार दिया, 50 चौक 200 न्यूटन। ठीक है, 200 न्यूटन लगा रहा है और आपने कितना लगाया 450। बिल्कुल चलेगा साहब, बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा साहब, चलेगा। ठीक है, आप देखिए लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है 200 न्यूटन और आपने कितना लगा दिया 450 न्यूटन। तो इससे ये पता चल गया कि आपका जो बाह्य बल है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है। बाह्य बल सीमांत घर्षण से ज्यादा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है, सीमांत घर्षण से ज्यादा है। और सीमांत घर्षण से ज्यादा है तो बॉडी चलेगी, ब्लॉक चलेगा, ब्लॉक चलेगा। तो अब ब्लॉक चलेगा तो चला दीजिए, तो एफबीडी से तो ब्लॉक चलेगा, तो यहां पर ये आपका एफ है और इधर की तरफ क्या लगेगा, एफ के। इधर की तरफ क्या लगेगा, एफ के। और चलेगा वो इधर ही, वो चलेगा इधर ही। ठीक है, तो सीधी सी बात है, क्या पूछ रहा है, तो एफ नेट बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स। तो छोटा फोर्स एफ के क्या हो जाएगा भाई, म्यू के एन। और कई बार बता चुका हूं प्लेन के लिए एन हो जाएगा एम जी। चलो वैल्यू भरो, और एफ नेट की जगह हो जाएगा एम ए। एम की वैल्यू 50 है, एफ कितना दे रखा है 450, म्यू के कितना दिया है भाई 0.3, एम कितना दिया है 50 और जी कितना दिया है 10। तो 50 ए बराबर 450 माइनस पॉइंट ने जीरो मार दिया तो 150।
450 में से 150 गए तो कितने आ गए भाई? 300। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 6। बिल्कुल आंसर है आपका। समझ में आ गया? इस हिस्से का क्या रोल है? इस हिस्से से मैंने केवल ये चेक किया है कि बॉडी चलेगी या नहीं चलेगी, ब्लॉक चलेगा या नहीं चलेगा, ब्लॉक चलेगा या नहीं चलेगा, ये मैंने चेक किया इस हिस्से से। तो मैंने ये देखा कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, सीमांत घर्षण बल है, वो तो 200 न्यूटन है, जबकि हमारे जो फोर्स लगा दिया वो अच्छा खासा लगाया 450। तो सीधी सी बात है कि जो आपका एक्सटर्नल फोर्स है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा है, तो इसलिए ब्लॉक चलेगा। तो ब्लॉक चलेगा तो एप नेट क्या हो जाएगा? बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स। तो बड़ा एक्सटर्नल है, छोटा आपका इसमें डायनामिक फ्रिक्शन फोर्स आएगा, जिसकी वैल्यू म्यू के एन, एन की वैल्यू एम जी, क्योंकि प्लेन है और वैल्यू रखकर कैलकुलेट किया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 2 किलो के एक आयताकार ब्लॉक को एक लंबवत बल एफ लगाकर दीवार से सटाए रखा जाता है। म्यू एस 0.3 है, तो ब्लॉक को स्थिर रखने के लिए एफ का न्यूनतम मान कितना होगा? ठीक है, किसी चीज को अपन यूं लगा के दीवार पर यूं लगा के रोक रखा है तो वो नीचे नहीं जाए, उसके लिए हमें एफ कितना लगाना पड़ेगा? तो सीधी सी बात है, एफ कितना लगाना पड़ेगा? तो नीचे की तरफ कौन लेके जाना चाहेगा? एम जी। और रोकना कौन चाहेगा? फ्रिक्शन, क्योंकि म्यू एस दे रखा है, तो ये फ्रिक्शन फोर्स रोकना चाहेगा। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स रोकना, फ्रिक्शन फ्रिक्शन फोर्स इसे रोकना चाहेगा। ठीक है, तो ब्लॉक को स्थिर रखने के लिए एम का न्यूनतम मान क्या होना चाहिए? तो सीधी सी बात है, यदि एफ एस बराबर एम जी हो गया तो ब्लॉक रुक जाएगा। एफ एस क्या है? फ्रिक्शन फोर्स है ऊपर की तरफ लगने वाला। यदि ऊपर की तरफ लगने वाला बल नीचे की तरफ लगने वाले बल के बराबर हो गया तो बॉडी इक्विलिब्रियम में यानी साम्य अवस्था में रहेगी। अब एफ एस का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू एन एम जी। अब यहां पर एन क्या है? नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स क्या है? यहां पर देखो, ये दोनों, ये दीवार और ब्लॉक एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं, तो दीवार इस ब्लॉक पर एन लगाएगी और वो इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू सरफेस। मैंने कल ही बताया था कि ब्लॉक जिस सरफेस को टच करता है उसके वो परपेंडिकुलर लगाता है, तो एन परपेंडिकुलर लगेगा। तो सीधी सी बात है, ये जो एन है वो ही एफ के बराबर आ जाएगा। एन ही किसके बराबर आ जाएगा? एफ के बराबर आ जाएगा डायग्राम से। इसलिए मैं यहाँ एन की जगह एफ लिख देता हूँ। तो म्यू एफ इक्वल टू एम जी, मुझे एफ ही निकालना है, बिल्कुल एफ ही निकालना है, तो एम जी अपॉन म्यू। चलो वैल्यू बता दो मुझे फटाफट। एम की वैल्यू कितनी है भाई? 2। जी आपको 10 लेना ही है, और म्यू कितना बोला है? 0.3। पॉइंट हटा दिया तो ऊपर 0 हो गई, तो 200/3, और 200/3 मतलब 65.3 न्यूटन आंसर हो जाए। ठीक है, एफबीडी पेज पर ही सवाल है। बॉडी नीचे नहीं जाए तो इसका तरकीब यही है कि ऊपर की तरफ उतना ही फोर्स लगा दो जितना नीचे लग रहा है। नीचे कौन सा लग रहा है? एम जी। नीचे कौन सा लग रहा है? एम जी। तो ऊपर उतना ही फ्रिक्शन होना चाहिए, और फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू एन। यहाँ पर एन किसके बराबर हो गया? आपके फोर्स के बराबर हो गया। तो हमने एन की जगह एफ लिख दिया और एफ की वैल्यू निकाल ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक तेज गति से आ रही क्रिकेट की गेंद को पकड़ते समय मैदान के एक क्षेत्र से अपने हाथों को गेंद के साथ धीरे धीरे पीछे की ओर खींचता है, लेकिन कौन सा नियम इस कथन से संबंधित है? तो सीधी सी बात है कि जब हम कैच करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हमारे हाथ पर लगने वाला फोर्स कम हो। फोर्स कम लगेगा तो एक तो कारण यह है कि हमें चोट भी कम आएगी, दूसरा कोलिजन में उसको वापिस से जो टिप करके वापिस से रिवर्स जाएगी उसकी भी पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। तो हम ये चाहते हैं कि फोर्स कम लगे, और फोर्स किस पे डिपेंड करता है? डीपी अपॉन डी पर, संवेग में परिवर्तन पर। तो एफ कम लगे, इसके लिए जरूरी है कि टी ज्यादा हो, टी ज्यादा हो। तो जब आप हाथ को पीछे करते हैं तो 2-3-4 सेकंड ज्यादा लग गए, तो टाइम ज्यादा हो गया, तो फोर्स 4 गुना ही कम हो गया। फोर्स यदि टाइम 10 गुना ज्यादा लग गया तो फोर्स 10 गुना कम हो गया। और ये आपका सेकंड नियम है, एफ बराबर डीपी अपॉन डी टी। तो सीधी सी बात है, किसी भी बॉडी पर एफ कम लगे उसके लिए जरूरी है कि टी बढ़ा दीजिए। टी बढ़ जाएगा तो एफ कम हो जाएगा। ठीक है, तो थ्योरिटिकल था।
तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चिकनी सतह पर 20 मीटर पर सेकंड के चाल से क्षैतिज रूप से चलता हुआ ब्लॉक अपने समान द्रव्यमान के दो भागों में टूट जाता है जो समान दिशा में ही गति में बने रहते हैं। इनमें एक की भाग चाल 30 है। अभी कराया वही है। अभी बताया अचानक दो भागों में टूट गया, दो भागों में टूट गया, समवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, तो ये आपका कोई द्रव्यमान दे नहीं रखा तो हम m मान लेते हैं। इसकी स्पीड कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड। अब चलता चलता अचानक दो टुकड़े में टूट गया, दो भागों में समान द्रव्यमान के टूट जाता है, तो ये आधा हो गया m/2, ये हो गया m/2। इसकी स्पीड कितनी दे दी? 30। तो आपको बतानी है कि इसकी स्पीड कितनी है। तो आपको संवेग संरक्षण का नियम बताना है। तो संवेग होता है द्रव्यमान इंटू वेग। तो 20 m द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान इंटू वेग 30 इंटू m/2, द्रव्यमान इंटू वेग mv/2। ठीक है तो 20 m और इधर आप ये इसको काट दीजिए 15 बार और m कॉमन ले लीजिए, तो इधर आ गया 15 और v/2, m भी कॉमन आके कट गया। अब आप क्या करिए, 15 को उधर भेज दीजिए, तो 20 माइनस 15 बराबर v/2। तो ये हो जाएगा 5 v/2। तो v की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए अचानक दो भागों में टूट गया, m था बराबर टूटा तो m/2 m/2। इसकी स्पीड 20 दे रखी है। दूसरा जो टुकड़ा था उसकी स्पीड 30 दे रखी है, तो दूसरे टुकड़े की स्पीड पूछ रही है। तो संवेग, संवेग होता है द्रव्यमान इंटू वेग, तो m इंटू 20, तो 20 m, m/2 इंटू 30, तो 30 इंटू m/2 और m/2 इंटू वी। m कॉमन लेकर m से m काट दिया और कैलकुलेट कर लिया, आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 34। फाई झुकाव के एक आनत तल का ऊपरी अर्धभाग पूर्णतः चिकना है, फाई झुकाव का, जबकि निचला अर्धभाग खुरदरा है। एक वस्तु ऊपर से सिरे से विराम अवस्था से गति प्रारंभ करके निचले सिरे पर पुनः विराम अवस्था में आ जाती है, तो निचले अर्धभाग का घर्षण गुणांक क्या है? कुछ स्टोरी ऐसी है, इसमें आनत तल है, ये जो थीटा एंगल पर झुका रहता है ये आनत तल है। इसमें ये कह रहा है कि आधा भाग खुरदरा है, ये नीचे का ये हिस्सा खुरदरा है और ये भाग ऊपर का प्लेन है। तो यहाँ पर आपका फ्रिक्शन लगेगा। यदि ये डिस्टेंस एल है तो ये l/2 है, तो ये भी l/2 है, टोटल डिस्टेंस l है। यहाँ से ये चलना शुरू करता है तो यहाँ u 0 है, और जब ये यहाँ पर पहुँचता है तो इसका v भी क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो सीधी सी बात है, आपको ये बताना है कि इसका फ्रिक्शन कितना है, घर्षण कितना है, घर्षण गुणांक कितना है। तो आप ये देखिए जब ये नीचे की तरफ आएगा तो देखो इसमें इसके कंपोनेंट होंगे, और वो कंपोनेंट होंगे mg साइन थीटा और mg कोस थीटा। तो जब भी कोई इंक्लाइन प्लेन होता है और ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आता है तो mg के आप कंपोनेंट करते हैं, ये आपका mg होता है। ठीक है, तो ये इसके दो कंपोनेंट हो जाते हैं, एक ये और एक ये एंगल थीटा होता है तो ये भी थीटा होता है। तो नतीजा ये होता है कि ये mg साइन थीटा और ये mg कोस थीटा, और ये वाला आपका n हो जाता है। तो ये नीचे की तरफ लुढ़क के आएगा, किसकी वजह से? mg साइन थीटा की वजह से। तो जो फोर्स होगा वो हो गया mg साइन थीटा। तो F की जगह मैं ma लिख देता हूं, तो ma बराबर mg साइन थीटा, m ने m को मार दिया तो a की वैल्यू आ गई g साइन थीटा। अब आप ये चेक कीजिए कि l/2 डिस्टेंस के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला, तो आपको डिस्टेंस दे रखा है तो थर्ड इक्वेशन आप यूज करेंगे। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो v स्क्वायर, u तो आपका 0 है तो ये तो खत्म हो गया, u तो खत्म हो गया। तो 2 और a की वैल्यू क्या है? g साइन थीटा, और s की वैल्यू आपने क्या बताई? l/2। तो जब बॉडी यहां पर पहुंचेगी तो उसकी वेलोसिटी इतनी हो चुकी होगी। अब अगले वाले हिस्से को पढ़ेंगे। अब यहां पर देखो फ्रिक्शन भी है और mg साइन थीटा भी है, तो यहां पर दो फोर्स लगेंगे बॉडी पर। ये ब्लॉक है तो इस ब्लॉक को नीचे की तरफ तो कौन लेकर जाएगा? mg साइन थीटा, और पीछे की तरफ कौन रोकेगा? फ्रिक्शन फोर्स, जिसको आप म्यू एन लिख रहे हैं। तो सीधी सी बात है, बॉडी जा तो नीचे की तरफ ही रही है, तो बॉडी नीचे की तरफ जा रही है तो एफ नेट किधर कितना आएगा?
तो एफ नेट आ जाएगा बड़ा वाला फोर्स यानी एम जी साइन थीटा माइनस छोटा वाला फोर्स यानी कि म्यू एन। एफ नेट का मतलब हो गया एम ए, तो एम जी साइन थीटा माइनस म्यू, और मैंने इस डायग्राम में बताया है कि एन की वैल्यू एम जी कोस थीटा है, एम जी कोस थीटा है। एम कॉमन ले लीजिए और काट दीजिए, तो एम कॉमन ले लिया तो जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा, तो एम कॉमन लेकर कट गया तो ए आ गया। ठीक है, अब आपको ए मिल गया तो अब वापिस से एक बार थर्ड इक्वेशन लगा दीजिए। तो वापिस से आप जब थर्ड इक्वेशन लगाएंगे तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, लेकिन इस बार थर्ड इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी 0 है। यहाँ पर मैं इसको v1 से लिख देता हूँ। तो हम थर्ड इक्वेशन लगाएंगे v1 स्क्वायर और v स्क्वायर प्लस 2as, ये फाइनल है v1, यहाँ पर वेलोसिटी v है, तो v1 की वैल्यू तो 0 है और v स्क्वायर की वैल्यू कितनी है भाई, v स्क्वायर की वैल्यू है 2g साइन थीटा l/2 प्लस 2a, ए मैंने अभी निकाला है, काफी बड़ा है, g साइन थीटा माइनस, ये अगला पेज लूँ क्या मैं, अगले पेज में लेते हैं, v1 स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2as, तो v 0 है और v स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या थी, v स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या थी भाई, 2g साइन थीटा l/2, 2g साइन थीटा l/2 प्लस 2, अब a कितना आया हम देखते हैं, a हमारा लंबा पूरा आया है, g साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा, g साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा, g साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा। ठीक है, और s हमारा इसमें भी कितना है, l/2 है। अब आपको इसमें क्या करना है भाई, तो एक तो चीज़ आप ये देखिए कि इसमें सब में क्या क्या कॉमन आ गया, एक तो 2g कॉमन आ गया और एक l/2 भी कॉमन आ गया, तो देखो क्या बच गया, 2g l/2 कॉमन चला गया तो साइन थीटा प्लस 2 कॉमन चला गया, g कॉमन चला गया और l/2 कॉमन चला गया, तो यहाँ क्या बच गया, साइन थीटा और माइनस म्यू कोस थीटा, g कॉमन चला गया, 2 भी कॉमन चला गया, l/2 भी चला गया, तो इसको 0 कर देते हैं, तो 0 बराबर 2 साइन थीटा माइनस म्यू थीटा, म्यू कोस थीटा इक्वल टू, थोड़ा राइटिंग ऐसा हो गया, काफ़ी टाइम हो गया पढ़ाते हुए, थोड़ी सी, म्यू कोस थीटा 2 साइन थीटा, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी 2 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो ये 2 साइन अपॉन कोस क्या हो गया, 2 टेन थीटा। तो चेक करते हैं कि ऐसा कोई ऑप्शन है क्या इसमें, 2 टेन थीटा, वो मैंने थीटा लिख दिया, वो फाई है, तो 2 टेन फाई। थोड़ा अच्छा सवाल था, बहुत ही बढ़िया सवाल था, अच्छा तो क्या बहुत ही बढ़िया था। इसमें हमने 2 स्टेप में सवाल किया, पहले ऊपर के आधे के लिए फिर नीचे के आधे के लिए। ठीक है, और हम अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, एक स्थिर अवस्था परिस्थिति में एक ऊर्ध्वाधर क्षैतिज सतह द्वारा इस पर रखी वस्तु पर लगाया गया संपर्क बल परिमाण में नियत है। संपर्क बल, कॉन्टेक्ट फोर्स एन की बात कर रहा है। यदि इस बल का ऊर्ध्वाधर के मध्य कोण घटाया जाए, ऊर्ध्वाधर के मध्य कोण घटाया जाए तो वस्तु के मध्य घर्षण बल क्या होगा। देखो साहब, कुछ ऐसा कह रहा है, ये रखा हुआ है और ये एन ऊपर होगा तो फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू एन। अब देखो वो ये कह रहा है कि वर्टिकल के साथ एंगल घटाया जाए, तो वर्टिकल के साथ एंगल घटाया जाए यानी कि सीधी सी बात है, आपको ये जो प्लेन सरफेस है इसको थोड़ा ऊपर उठाया जाए, तो जब ये ऊपर उठेगा तो यहाँ पर एन की वैल्यू एम जी के इक्वल है, लेकिन इंक्लाइन प्लेन में अभी थोड़ी देर पहले बताया था एन की वैल्यू एम जी कोस थीटा के इक्वल है, तो एन की वैल्यू कम हो जाएगी, और यदि एन की वैल्यू कम हो जाएगी तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी कम हो जाएगी, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, यदि आप इंक्लाइन प्लेन को ऊपर उठाएंगे तो ये घट जाएगा। तो ये आपके फ्रिक्शन और
मोशन ऑफ लॉ से रिलेटेड अच्छे सवाल थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास आपके लिए बेनिफिट देगी। आपको इसके कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, 2 से 4 बार आप इसे देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और आपको यदि किसी भी विशेष टॉपिक की यदि डिमांड है तो आप राघव के लिए फिजिक्स क्लासेस में कमेंट करें और आप हमें बताएं तो हम उसको आपको ज़रूर उपलब्ध कराएंगे। थैंक यू।